अब आवाज आ रही है आपको? ओके जी, बेहतरीन है। क्लियर है आवाज? एक बार कंफर्म करें। ओके जी, बेहतरीन है। जानी तिलावत जल्दी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी भाई, हमने रेगुलर प्लस रिफ्रेशर में अपना रिपोर्ट का एक टॉपिक शुरू किया है। सही है, हमने ये बताया था कि भाई जब भी आप ऑडिट करने जाते हैं तो एक पूरी ऑडिट साइकिल है। आप पहले क्लाइंट एक्सेप्टेंस की चीजें देखते हैं, फिर एनटीटी में एंटर होने से पहले एंगेजमेंट साइन होती है। एंगेजमेंट साइन होने के बाद आप करते हैं रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट इसलिए की जाती है ताकि आपको पता लगे कहाँ कहाँ मसला हो सकता है। तो जहां जहां मसला हो सकता है वहां वहां आप फोकस ज्यादा करेंगे, क्योंकि आपके पास टाइम होता है कम। ऐसा ही है जी। अच्छा जी सर, हमारी क्लास एक दिन छोड़ के होगी? नहीं, हो सकता है कि रोज भी हो। सही है जी, कल भी हो सकती है वापस से। तो आपको वेल बिफोर यानी सैटरडे या संडे को आपको वीकली मिल जाएगा इंशाल्लाह। सही है, आपको पता होगा आपकी क्लासेस कब से है। अच्छा जी, व्हेन ओपिनियंस मॉडिफाइड, अभी बताता हूँ, अभी रिवाइज हो जाएगा बरेगा। रिफ्रेशर की बाकी क्लासेस जो हो गई हैं उसके लिए दो ऑप्शंस हैं। सही है जी, मैंने ये कहा है कि मैं लाइव भी पढ़ा दूंगा वापस शुरू से। सही है, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप रिकॉर्डिंग पीछे से देखना शुरू करें, वो एज गुड है जैसे क्लास में पढ़ाया हुआ है, उसमें बहुत डिटेल चीजें कवर्ड है। सही है, अगर आप लोगों को टाइम सेव करना है अपना तो वहां से आप शुरू कर सकते हैं। आप कहेंगे कि सर यहाँ पे क्लास में लाइव करा दें, वो भी हो जाएगा। सही है जी, ये ऑलरेडी मतलब ऐसे ही डिस्कस की हुई बात। अच्छा जी आगे, मैंने कहा था कि जब आप रिस्क असेसमेंट कर लेते हैं एंटिटी उसके एनवायरनमेंट को, सुनना, एंटिटी को उसके एनवायरनमेंट को समझने के बाद, उसके इंटरनल कंट्रोल की असेसमेंट करने के बाद आपका एक नतीजा आता है। उस नतीजे के बेसिस पे आप करते हैं ऑडिट प्लानिंग। रिफ्रेशर वालों ने अभी तक ये कुछ भी नहीं सीखा है मेरे साथ। सही है, ऑडिट प्लानिंग करके आप उसी रिस्क के अगेंस्ट में रिस्पॉन्सेज बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स। क्या कहते हैं? ऑडिट प्रोसीजर्स। ये हमारे एक एरिया बाकी है। अच्छा जी, अगर मैं ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा मतलब मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आने वाले पीपी को, रिसीवेबल को, सेल्स को, सीओजीएस को, एक्सपेंसेस को वेरीफाई करूंगा, इवन उसके नोट्स को भी है। सही है, चलें जी, जब मैं ये सारी चीजें वेरीफाई करूंगा तो मुझे एक नतीजा मिलेगा जिसको मैं कहता हूं ऑडिट एविडेंस। यानी जी, अब सुने, जब ऑडिट एविडेंस मिलेगा तो आपको एक श्योरिटी मिलेगी, या तो सही है या तो सही नहीं है। एक और सिनेरियो भी हो सकता है कि आपको एविडेंस मिले ही ना, तो वो होती है स्कोप लिमिटेशन। अच्छा जी, मैंने कहा वो तो बहुत दूर की बात है, हम एक एक करके पिक करेंगे ऑडिट रिपोर्ट में से। मैंने कहा जब आप एक नतीजे पे पहुंचेंगे तो आपको जो मैनेजमेंट ने अपॉइंट किया था, एंगेजमेंट लेटर था, शेयर होल्डर ने अपॉइंट किया था, एंगेजमेंट लेटर साइन किसके साथ हुआ था? मैनेजमेंट के साथ। मैनेजमेंट के साथ कि भाई आप फाइनेंशियल बनाएंगे, आप हमें सारा डेटा देंगे, हर एक बंदे से मिलने का एक्सेस देंगे। ये सारी चीजें आपकी तय हुई थी किससे? मैनेजमेंट से। अच्छा जी, आपने ऑडिट वॉडिट किया, पर आपने भी तो उस एंगेजमेंट लेटर में ये चीज लिखी थी कि हम आपको रीजनेबल एश्योरेंस देंगे, और किस फॉर्म में देंगे? रिपोर्ट की फॉर्म में। सही है जी। अच्छा, फिर मैंने कहा था भाई रिपोर्ट का एक फॉर्मेट है। सही जी, और वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि हर किसी को पता हो, हर शेयर होल्डर को कि सब सही होगा तो ये होता है। चलिए जी, मैंने कहा था पिछली वाली क्लास में सबसे पहला एक एक जिससे पूछूंगा, पहला कंटेंट इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट है, ये हेडिंग आती है, टाइटल है। अच्छा जी, फिर दूसरा एड्रेसी। अच्छा जी, फिर लिखता है एड्रेसी एज अप्रोप्रिएट। चलिए जी, 99% केसेस में ये शेयर होल्डर होगा। अच्छा, बैंक, डायरेक्टर, इन्वेस्टर भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द रिपोर्ट। ऐसा ही है। चलें जी, आपने ये किया कि भाई बिल्कुल, इसके बाद क्या आता है? ओपिनियन। अच्छा, ओपिनियन में हम ये बताएंगे क्या क्या लिखा है? We have audited फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ XYZ कंपनी। ऐसा ही है। चलिए जी, फॉर द ईयर एंडेड, यानी ये भी बताना किस साल के लिए। वेरी गुड यार। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है ये भी बताएंगे ताकि कोई इशू ना हो। अच्छा जी, फिर मैंने कहा था जब आपने बता दिया था हमने ऑब्टेन कर लिया है, तो फिर ओपिनियन जो दूंगा या तो अनमॉडिफाइड दूंगा, मॉडिफाइड दूंगा। अच्छा जी, अगर मैं ये कहता हूं कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा हूं या व्हाट एवर द केसेस मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा हूं, दोनों केसेस में उसके बेसिस भी बताना है। तो नीचे बेसिस ऑफ ओपिनियन में बताऊंगा कि भाई मैंने कंडक्ट किया था ऑडिट आइजर के हिसाब से। दूसरा,
मैं इंडिपेंडेंट था। तीसरा, हमने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया था। ऐसा ही है, यानी मैं इस बिना पे कह रहा हूं कि मेरा ओपिनियन अनमॉडिफाइड है। सही है जी। अच्छा, व्हाट इफ मैं कह रहा हूं कि मॉडिफाइड हो, तो ये लिखोगे या मिस स्टेटमेंट बताओगे? अच्छा, अगर एविडेंस ही नहीं मिला तो ये बताओगे कि मुझे कुछ वेरीफाई नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर तुम फिर ओपिनियन जो दोगे फिर अकॉर्डिंगली वो चेंज होगा। कैसे होगा वो आगे सीखेंगे, एक स्ट्रक्चर सीख रहे हैं। अच्छा जी, बेसिस फॉर ओपिनियन हो गया। फिर मैंने कहा कि अब एक आया था कंडीशनल पैरा। कंडीशनल पैरा तब आएगा कि जब ऐसे हालात और वाकयात चल रहे हों कंपनी के जिसकी वजह से गोइंग कंसर्न का इशू आ जाए। ऐसा है? अच्छा, मैं ये भी कह सकता हूं कि गोइंग कंसर्न का इशू ऐसे भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल सुनना, गोइंग कंसर्न का इशू सिर्फ केस की वजह से नहीं आ सकता। ऐसे भी आ सकता है कि भाई आपकी कंपनी का एक सिग्निफिकेंट डेट है और आपने डेट कोवेनेंट्स ब्रीच किए और वो इमीडिएटली रीपे करना पड़ेगा। ऐसा है? तो क्या एक अनसर्टेनिटी आ गई? अच्छा, जब अनसर्टेनिटी आ गई तो अगर पहली चीज, अगर मैनेजमेंट ने बच्चों ने डिस्क्लोज किया हुआ तो ये मिस स्टेटमेंट है या नहीं है? वेरी गुड, मिस स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट ने सब कुछ बता दिया है कि भाई ये हुआ हुआ हो चुका है। तो हम इसको फिर क्या कैसे एम्फसाइज करेंगे? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में या मटेरियल अनसर्टेनिटी में? मटेरियल अनसर्टेनिटी में। अच्छा, अगर ये एक ऐसा लोन होता, सही है, जिसके डेट कोवेनेंट्स ब्रीच हो जाते, रीपे तो करना है मुझे, पर फिर भी एक बात तुमसे पूछता हूं कि ऐसा इतना कोई कंपनी पे इफेक्ट नहीं आएगा, तो एम्फसाइज करवाऊं? पर कौन से मैटर, कौन से एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में? यानी सर जो चीज जहां आनी चाहिए वहीं पे ही। कोई तुम में से मुझे ये बता सकता है कि क्या एक्सेप्शन है कि एक मसला हो मटेरियल अनसर्टेनिटी में नहीं आए, अगर उसकी वजह से ओपिनियन क्या हो रहा, मॉडिफाई हो रहा? यानी अगर एक मसला ओपिनियन पे बात ले आए तो फिर ओपिनियन को मॉडिफाई करना यहाँ पे नहीं लेके आना। सेम इज द केस विद ईओएम। ईओएम में भी क्या है, सुनना, ईओएम में भी क्या है, ईओएम में भी यही है कि भाई अगर आप कोई मैटर एम्फसाइज करवाना चाहते हो जो कि ऑडिटर की जजमेंट में फंडामेंटल है यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो मुझे एक बात बताओ, अगर वो मैटर ऐसा मैटर है कि डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो ये तो मिस स्टेटमेंट है ना, ये ओपिनियन में आएगी या आएगी? ओपिनियन में। ओपिनियन मॉडिफाई होगा, मॉडिफाई होगा। फिर उसका बेसिस ऊपर बताओगे, तो खुद भी सोचो, ऊपर जब बेसिस बता चुके हो तो यहाँ पे वापस बताने की नीड नहीं है। वेरी गुड यार। अच्छा, फिर वो कहता है कि अगर ये मसला की ऑडिट मैटर हुआ, मैंने सिखाया नहीं है अभी, मैंने सिखाया नहीं है की ऑडिट मैटर, अगर वो होगा तो ये मसला वहां आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। यानी आप ये मानते हैं सब बच्चे कि की ऑडिट मैटर को प्रेफरेंस दी गई है ओवर एम्फेसिस ऑफ मैटर, हाँ या नहीं? अच्छा जी, यानी सर की ऑडिट मैटर को प्रेफरेंस से ओवर एम्फेसिस, यानी अगर एक मसला वहां आ गया तो यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ तक कोई पंगा? भाई रिवाइज हो गया, हम ऐसे ही लेके चलनी है चीजें। चले जी। अच्छा सर, अगर डायरेक्टर्स रिपोर्ट में बताया हुआ है अनसर्टेनिटी का लेकिन नोट्स में जिक्र नहीं है, तो जानी ये तो मिस स्टेटमेंट है ना, ये तो मिस स्टेटमेंट है। अच्छा जी, इधर आगे जी, प्रेफरेंस वाली बात, मैंने प्रेफरेंस वाली बात ये कही कि जैसा भी तुम्हें यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, ये रही भाई स्क्रीन, ये रही। वो कहता है कि भाई अगर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ आप दे दें सब्जेक्ट टू, उसकी वजह से ओपिनियन नहीं मॉडिफाई हो रहा हो, या तो वो मसला कैम नहीं है की ऑडिट मैटर, वो की ऑडिट मैटर सिखाऊंगा, तो मैं कह रहा हूं अगर की ऑडिट मैटर होगा तो ये मसला दोनों जगह नहीं आ सकता, या तो उस पैराग्राफ में रिपोर्ट होगा, इधर नहीं होगा। फिर क्यों? क्योंकि की ऑडिट मैटर को प्रेफरेंस से ओवर एम्फेसिस ऑफ मैटर। अब वहां जाके बताऊंगा कि क्यों प्रेफरेंस है। सही है, वहां जाके क्लियर करना है। कोई सवाल? भाई ये चीज ऐसे लिंक हो रही है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि एक डिस्क्लोजर जाना चाहिए था, सही है, एक डिस्क्लोजर में अमाउंट जानी चाहिए थी, प्लीज सुनना, एक डिस्क्लोजर में अमाउंट जानी चाहिए थी कि भाई ये केस फाइल हुआ हुआ है और लॉयर ने, तुम एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजते हो, कंफर्मेशन का स्टैंडर्ड सब नहीं किया हुआ होगा, कहीं ना कहीं से कभी कभी कंफर्मेशन का कॉन्सेप्ट वैसे ही जिक्र कर लेता हूं। जब आप किसी कंपनी के ऑडिट पे जा रहे होते हो ना, तो आपकी जो लायबिलिटीज होती हैं उसके लिए भी आप थर्ड पार्टी से कंफर्म करते हो, क्योंकि
अंदर का बंदा बताए या बाहर का बंदा बताए ज्यादा रिलायबल क्या है? आउटसाइड द एंटिटी, ऐसा ही है। अब सुने मेरी बात, जैसे कंटिजेंसीज होती है ना, जो केसेस डिस्क्लोज होते हैं वो तुम्हें नहीं पता होते, तो मैनेजमेंट फॉर एग्जांपल तुम्हें कहे, सुनना, मैनेजमेंट तुमसे ये कहे कि भाई हमारे 10 केसेस चल रहे हैं वो डिस्क्लोज है और उसमें ये लायबिलिटी आ सकती है, ये कौन बता रहा है? मैनेजमेंट। मैं उसकी बात पे यकीन नहीं करता, मैं उससे लिस्ट ऑफ केसेस लेता हूँ, सुनना, फिर मैं एक्सटर्नल लॉयर को भेजता हूँ कंफर्मेशन, ऐसा ही है। जैसे ही मैं एक्सटर्नल लॉयर को कंफर्मेशन भेजूंगा, प्लीज सुनना, जैसे ही मैं एक्सटर्नल लॉयर को कंफर्मेशन भेजूंगा तो वो अपने हिसाब से बताएगा। वो ये भी कह सकता है कि सर 11 केसेस चल रहे हैं, या वो ये भी कह सकता है कि भाई 10 ही चल रहे हैं, पर मेरे हिसाब से अमाउंट बनती है 15 मिलियन की, तुम्हें मैनेजमेंट ने बताई है 10 मिलियन। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, ये मैटर डिस्क्लोज नहीं हुआ है, पर मुझे एक बात बताओ, डिस्क्लोज सही हुआ है गलत हुआ है? गलत हुआ है। मैं तुमसे पूछता हूँ, तो क्या फिर एम्फसाइज करवा दूं कि गलत हुआ है या ये मिस स्टेटमेंट है? तो भाई मिस स्टेटमेंट है तो आपका पहले ओपिनियन सही होना चाहिए, खराब होना चाहिए, मॉडिफाई होना चाहिए। अच्छा आप सुनो, जब मिस स्टेटमेंट है तो बच्चों आपका ओपिनियन होना चाहिए मॉडिफाइड, ये सब एग्री हो? फिर आप जिस वजह से इस ओपिनियन को मॉडिफाई कर रहे हो उसको बेसिस फॉर ओपिनियन भी बताओगे और यही पूरी कहानी बताओगे। अच्छा जब ये पूरी कहानी ऊपर बता दी तो क्या यहाँ पे बताने की नीड है? वो भी तो यही कह रहा है कि अगर ऐसा मसला है जिसकी वजह से ओपिनियन मॉडिफाई हो रहा है तो ये सारी चुरंगियां ऊपर कवर कर चुकी हो, तो यहाँ पे बताने की नीड नहीं है। क्लियर है बाजवा? चले जी, कोई सवाल? हाँ तो फिर एम्फेसिस में आता भाई, क्या ये सही कह रहे हैं कि अगर 10 मिलियन के 10 मिलियन बनते हैं, डिस्क्लोज भी किए हुए हैं, तो ओपिनियन कुछ होगा भेजेगा नहीं? अच्छा चलो, ओपिनियन सही, इसका गोइंग कंसर्न का भी इशू नहीं है, मटेरियल अनसर्टेनिटी भी नहीं आएगा। अच्छा फिर भी एम्फेसाइज करवाना है तो फिर ईओएम में आ जाएगा सब्जेक्ट टू वो मसला की ऑडिट मैटर ना हो, वो भला क्या है वो आगे सीखेंगे जी। एम्फेसाइज वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं कोई 120 150 पेजेस के, उसको क्या पता कि तू उसको क्या बताना चाह रहा है। एक केस चल रहा है, कल को हार गया, मैंने उसकी कहानी भी बताई थी कि शेयर होल्डर ने कहा था भाई आपने हमें क्यों नहीं इन्फॉर्म किया, हम बोलेंगे भाई हम तो सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, तो इसके लिए एक पैराग्राफ दिया गया कि कोई मैटर अगर आप एम्फेसाइज करवाना चाहते हो तो यहाँ चिपका देना, सब्जेक्ट टू कि वो फाइनेंशियल्स में क्या हुआ, वो इसकी डेफिनेशन रीड करो तो तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। If in the auditor's judgment matter is fundamental to the user's understanding of the audit, अच्छा जी, matter is adequately disclosed in the, बोल रहा है क्या है, लाजमी क्या है कि वो मैटर क्या हुआ, वो डिस्क्लोज हुआ हो, ऐसा ही है जी। अच्छा जी आगे, सर मैं यहाँ पे स्लाइड शेयर करता हूँ भाई, जरा मुझे बता देना आप लोग ऑनलाइन वालों, कैम में भी तो मॉडिफाई होगा भाई, कैम अलग से क्यों? साथ मलिक आपकी मैं बात नहीं समझा, साथ अपना क्वेश्चन रिपीट कर दो। नहीं की ऑडिट में तो मुझे पता है, वो कुछ और पूछ रहा है। सर कैम में भी तो मॉडिफाई होगा, फिर कैम अलग से क्यों दिखाएंगे? साथ मलिक पहले आप जवाब, फिर बारिका मैं आपका जवाब दूंगा। साथ मलिक क्लियरली लिखो भाई, उनका अभी जो उन्होंने लिखा है वो ये लिखा है कि बिल्कुल रुपया आप भी लिख दें, आपका सवाल क्या है? सर कैम में भी तो मॉडिफाई होगा, मुझे ये नहीं समझ आया, कैम में मॉडिफाई तो नहीं होता? कैम से भी तो ओपिनियन मॉडिफाई होगा। गलत 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 गलत, बिल्कुल गलत। सुने, मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में एक चीज बताई थी, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, आप बताओगे, सही है? प्लीज सुकून से सुनना, मैं ये कह रहा हूं कि एक ओपिनियन का मॉडिफाई होना होता है, एक रिपोर्ट का मॉडिफाई होना होता है। मैं कहता हूं ओपिनियन अगर मेरा अनमॉडिफाइड है, रिपोर्ट फिर भी मॉडिफाइड हो सकती है अगर उसमें कोई कंडीशनल चीज आ जाए, यानी वो यूजुअल से हट जाएगी। की ऑडिट मैटर के आने से मैं तुम लोगों से एक चीज पूछ रहा हूँ, रिपोर्ट मॉडिफाई होगी या ओपिनियन? रिपोर्ट मॉडिफाई होगी, क्योंकि उसके अंदर एक एडिशनल मंजन आ गया है। बात समझ आ रही है? तो सर इससे क्या ओपिनियन चेंज हो जाएगा? ओपिनियन तो अपनी जगह सेम है। क्या ये बात समझ आई? क्लियर है? क्लियर है जानी साहब? जल्दी बता दो, हमने ये बात की थी, हमने ओपिनियन से किसको लिंक कर रहे हो तुम? ओके जी, बेहतरीन है। अच्छा जी आप रुकिए, आप जल्दी लिखें तो हम आगे लेके चलें इसको, सबके सवाल एड्रेस करना है जी। ओपिनियन और रिपोर्ट में फर्क ये है कि भाई अगर एक 5 लाइनों की पैराग्राफ की रिपोर्ट है,
ओपिनियन भी आता है उसके अंदर, बेसिस को ओपिनियन भी आता है। मुझे मतलब ईओएम कब आता है? हमेशा आता है या किसी कंडीशन पे आएगा? मटेरियल अनसर्टेनिटी हमेशा आएगा, किसी कंडीशन पे आएगा। यानी यूजुअल से आपकी रिपोर्ट इतनी सी डेविएट हो जाए तो वो रिपोर्ट क्या हो जाती है? मॉडिफाइज की मैंने एग्जांपल दी थी कि भाई अगर मैं 70 लेता हूं तो उसके ऊपर आंखों पे चुभने वाली लाइट लगा दी तो वो मॉडिफाई होगी, सही है? ऐसे तो इसमें गाड़ी खराब नहीं होती। सर 0.5 एंड 6 में डिफरेंस, अल्लाह माफ करे रुपया, ये 2 दिन से तो ये चल रहा था। 5वें में मैंने ये कहा था, आखिरी बार बता रहा हूँ, प्लीज सुनना यार, फोकस किया करो। 5वें में मैंने ये बोला था कि अगर एक ऐसा मैटर है जो कि फाइनेंशियल्स में डिस्क्लोज हुआ हुआ है, सही है, प्लीज सुनना, और या डिस्क्लोज नहीं भी हुआ हुआ, सुनना मेरी बात, सुनना, फाइनेंशियल में डिस्क्लोज नहीं भी हुआ हुआ, पर वो मैटर ऐसा मैटर है कि कंपनी को ले डूबेगा, तो क्या ये शेयर होल्डर को बताने की जिम्मेदारी आप ही की है? उसके लिए आपने पैराग्राफ कौन सा ऑप्ट किया है? मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, ऐसा ही है। अच्छा आप सुनो, पहली चीज मैंने मैनेजमेंट को कहा कि तुम्हारे ऊपर ये मसले चल रहे हैं, इसको फाइनेंशियल्स में डिस्क्लोज करो। किसने कहा? ये ऑडिटर ने। अच्छा मैनेजमेंट मान गई, तो पहले ये बताओ क्या कोई मिस स्टेटमेंट है? नहीं है, कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है। रुकैया मुझे एक बात बताओ, तो क्या मेरा ओपिनियन सही जाएगा गलत जाएगा? सही जाएगा। अच्छा पर फिर भी मुझे शेयर होल्डर को आगाह रखना है कि भाई हो गया तो गए, तो फिर कहां बताऊं? मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, क्योंकि मैटर ऐसा है कि गोइंग कंसर्न का इशू है, सही है भाई? अच्छा वापस से यही चीज, वापस से मैंने कहा कि मैंने मैनेजमेंट से कहा कि ये चल रहा है डिस्क्लोज करो, तो ओपिनियन का मसला नहीं है क्योंकि कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है। वेरी गुड, आगे मैंने कहा चलो भाई मान लिया मिस स्टेटमेंट नहीं है, पर मैं फिर भी इसको यूजर की अटेंशन दिलाना चाह रहा हूँ, फिर तो आप मटेरियल अनसर्टेनिटी क्यों नहीं? क्योंकि सर गोइंग कंसर्न का मसला नहीं है भाई। फर्क समझ आया? देखो टाइम लगाने का मकसद ही यही है कि वो सवाल तुम्हें देगा 10 नंबर का सीधा स्ट्रेट, सुनना, वो तुम्हें बोलेगा बताओ इस वाले मसले की वजह से मैं या तो कौन सा एरिया इफेक्ट होगा तो उसमें लिखोगे क्या? तो अगर तुमने एक भंड मारा, तुम लिख तो दोगे, तुम्हें एक नंबर भी नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ। रीजन क्या है इसके पीछे? तुमने पिक ही गलत किया। तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी भाई जब तुम पार्टनर रिपोर्ट साइन कर रहा होता है तो सबसे की एलिमेंट क्या? ऑडिट का रिपोर्ट, क्योंकि ये आवाम में जाती है। तुम्हारा किया हुआ काम कोई आवाम नहीं देखती, आवाम क्या देखेगी? ऑडिट रिपोर्ट। तो अगर तुमने इसमें कोई भंड मारा, कंपनी भी गई तुम भी गए, तो एक चीज याद रखना, इसके पैरामीटर्स बदल सकते हैं, और वो तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ज्यादा जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे, सही है? पर आप बता दो सारे इंक्लूडिंग ऑनलाइन वालों, यहाँ तक क्लियर है? अभी तक हमने सिर्फ रिवीजन किया है, क्लियर है जानी? ओके आगे चलें जी सर। इसके बाद 6 एलिमेंट्स हो गए हैं। 6 के बाद सर आ गया की ऑडिट मैटर। अच्छा प्लीज अब एक चीज सुनना, इसमें आपके पास जिनके पास ये नोट्स है मेरे, मगर रिपोर्ट किसी और वजह से ऑलरेडी मॉडिफाई होगी तभी यूएम आ सकता है। अरे नहीं नहीं साग मलिक यार, यूएम उस मसले के लिए आएगा जिसको तुम एम्फसाइज करवाना चाह रहे हो, जो फाइनेंशियल्स में डिस्क्लोज है, बस इधर। अच्छा भाई खाली अपने पास इतनी सी चीज लिख लो इसके लिए, की ऑडिट मैटर हम सिर्फ तब देंगे जब लिस्टेड कंपनीज होंगी। लिखो अपने पास की ऑडिट मैटर, अच्छा लिख के दिया है तुम्हें, पर जो नोटिंग कर रहे हैं, की ऑडिट मैटर मैं सिर्फ उन कंपनीज में दूंगा जो कि लिस्टेड कंपनीज होंगी। भाई ये जी प्राइवेट कंपनी में वो कहता है कि अगर आप चाहो तो दे सकते हो। मैं फिर कह रहा हूं, अगर मैं कह रहा हूं पीपी की वैल्यूएशन है 10,000 मसले हैं, आप नहीं दो तो कोई मसला ही नहीं है। रीजन रिक्वायरमेंट क्या है? लिस्टेड कंपनी, और दिया भी सिर्फ उसी साल का जाता है। देखो मेरी बात सुनो ना, सुनो इधर इधर, सुनो 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 इधर। भाई जजमेंट तो तब इन्वॉल्व होगी ना जब रिपोर्ट करना हो। पहली बात तो पहला क्राइटेरिया तो साइड में करते हैं। पहली चीज मैंने क्या कही भाई, जजमेंट तो तब इन्वॉल्व होगी जब रिपोर्ट करना हो। एक चीज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब तुम इसकी बेसिक एग्जांपल ले लो, सुनो IFRS 8। IFRS 8 तुम लोगों ने पढ़ा होगा, तो IFRS 8 ये कहता है कि लिस्टेड कंपनीज पे IFRS 8 की रिपोर्टिंग अप्लाई होती है, ऐसा है? अच्छा अब लिस्टेड कंपनीज ही नहीं है तो मैं फिर क्या सोचूं? फिर तो मेरी विश है ना कि मैं दूं या ना दूं। बात समझ आ रही है? तो जजमेंट कब आएगी? जब ऑब्लिगेशन हो। यहाँ पे तो ऑब्लिगेशन नहीं है, तो ये मैं कह रहा हूं सिर्फ कि ये जब भी तुम की ऑडिट मैटर दोगे तो कौन से उसके लिए दोगे? लिस्टेड कंपनी के लिए। इसको अलग से टॉपिक है ये 701, इसको अलग से डिस्कस करना, सही है? क्योंकि कंटेंट में आ रहा तो मुझे बताना लाजमी है, सही है भाई? आगे
अदर इंफॉर्मेशन प्लीज समझना। पहले तो हमने देखा भाई टाइटल आ गया, एड्रेसी आ गया, ओपिनियन, बेसिस, मटेरियल अनसर्टेनिटी समझ आ गया और ईयूएम समझ आ गया। पर ये याद रखना मटेरियल अनसर्टेनिटी और ईयूएम ऑप्शनल है। क्या ये ऑप्शनल है, कंडीशनल है। अब सुनो, ये जो की ऑडिट मैटर है पहले तो प्राइवेट कंपनी में हुआ ही नहीं, ऐसा है। मैं तुमसे एक सवाल पूछूं वैसे ही एग्जामिनर बन के, व्हाट आर द डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट बिटवीन प्राइवेट कंपनी रिपोर्ट की ऑडिट? अभी तो एक सीखा है, कौन सा? की ऑडिट मैटर। क्योंकि तुम बोलोगे कि भाई यही वो एक ऐसा मंजन है जो कि प्राइवेट कंपनीज में नहीं आता। कौन सी रिपोर्ट में आता है? तो अब मुझे एक बात बताओ, फिर वही कंटेंट्स याद नहीं होंगे तो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। हमें लिंकिंग भी करके चलनी है, तो मैं बताऊंगा कि कब कौन सी चीज कहाँ की थी, अब क्या बात हो रही है। यहाँ तक बात समझ आई? यानी अब तक तुम लोगों ने सिर्फ एक ही चीज सीखी है जो कि प्राइवेट और पब्लिक यानी लिस्टेड कंपनी में डिफरेंस होती है, वो क्या है? की ऑडिट मैटर। अब आगे सुना, मैं आ गया अदर इंफॉर्मेशन में। आपका कंपनीज एक्ट, मेरी बात सुनना, आपका कंपनीज एक्ट आपकी पब्लिक कंपनीज को कहता है। पब्लिक कंपनी अलग होती है, पब्लिक लिस्टेड अलग होती है। हाँ भाई ऑनलाइन तो बताओ, ये बात समझ आई? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पब्लिक कंपनी अलग होती है, पब्लिक लिस्टेड अलग होती है। और मैं तुम्हें बताऊं, एक बीइंग एग्जामिनर, अगर मैं पेपर बनाऊं और वो करता ही सी फाइनल में करता ही है, आईसीडब्ल्यू वाले करते तो तुमने करता गया है। तुम लोग सबसे पहले पता है कौन सी इंफॉर्मेशन को कटाते हो? जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होता है। जैसे कंसोलिडेशन का सवाल उठा, कंपनी ए इन्वेस्टेड 50% यानी 60% शेयर्स इन एक्सवाईजी कंपनी। तुमने बोला हाँ भाई ये तो है, पर हाँ अब हाफ ईयर वाला किस किसने बड़ा मारा था? वेरी गुड, चलो ये देख लेते हैं। क्या आगे सुनो, अभी अभी इस पे फोकस। आपको पता है ऑडिट के पेपर में ज्यादा, इधर ऑडिट के पेपर में वो आपको एक लाइन लिख के देगा। ऑडिट के पेपर में आपको एक लाइन लिख के देगा कि हम एक कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं जो लिस्टेड कंपनी है या पब्लिक कंपनी है। अच्छा तुम अगर ये पढ़ के निकल गए ना तो समझो गए, क्योंकि फिर वही चीज बेसिस बनती है तुम्हारी रिपोर्ट का। नहीं आई बात समझ? अगर तुमने ऐसे इग्नोर कर दी पहली लाइन और वो लिस्टेड कंपनी थी तो तुम तो कैम का जिक्र ही नहीं करोगे। अगर वो एक प्राइवेट कंपनी थी तो जिक्र करना ही नहीं था। दो चीजों में फर्क समझ आ रहा है? वापस से देखो, मैं कह रहा हूं अगर लिस्टेड कंपनी है तो तुम फिर जब सवाल को ड्राफ्ट करोगे कैसे करोगे, अभी सीखेंगे, पूरी ड्राफ्टिंग टेक्निक्स हैं, सवालात हैं, भरपूर सवालात हैं। पर मैं इसे सोचने का तरीका आज ही सिखा रहा हूं कि जब तुम सवाल को रीड करोगे तो सवाल को रीड करने में क्या लिस्टेड अनलिस्टेड पब्लिक में डिफरेंस रखना है? क्यों रखना है? क्योंकि जैसी कंपनी होगी वैसे रिपोर्ट का इंपैक्ट होगा। सिर्फ किसकी वजह से? की ऑडिट। अच्छा अब एक और चीज सुनो, अगर मैं कहता हूं कि मेरी कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो जब सवाल को ड्राफ्ट कर रहे होगे तो फिर दिमाग में एक और चीज होगी कि की ऑडिट मैटर भी हो सकता है। क्या सोचोगे? की ऑडिट मैटर भी हो सकता है। देखो ये वो चीजें हैं जो मैंने भी अपने टाइम में लिख लिख के सीखी थी, मैं तुम तक वो पहुंचा रहा हूं ताकि तुम्हारे याद रहे। बात समझ आ रही है? अच्छा जी अब आगे सुने, अदर इंफॉर्मेशन पे आ गए। आपको कंपनीज एक्ट ये कहता है कि पहले तो तीन में बाइफर्केशन करो, प्राइवेट अलग कंपनी, पब्लिक अलग कंपनी, पब्लिक लिस्टेड अलग कंपनी। पब्लिक कंपनी का मतलब ये है कि वो है तो बहुत सारी आवाम के लिए पर उसके शेयर्स मार्केट में ट्रेड नहीं होते। ये पब्लिक अनलिस्टेड हो गई क्योंकि उसके शेयर्स मार्केट में ट्रेड नहीं होते। वेरी गुड। अच्छा पब्लिक लिस्टेड क्या है? अच्छा वापस से, प्राइवेट कंपनी क्या है? पब्लिक है, मतलब आवाम के लिए नहीं है, वो या तो कुछ लोग दोस्त वगैरह मिलकर चला रहे हैं या फैमिली चला रही है, ऐसा ही है। तुम हमेशा देखना उसके शेयर होल्डर्स आपस में फैमिली मेंबर्स भी होंगे। बात समझ आई? पहली चीज। दूसरी, पब्लिक कंपनी क्या उसमें आवाम के पैसे होंगे? यस सर, पर उसके आवाम के पैसे होंगे पर वो मार्केट में ट्रेड नहीं हो रहे होंगे। क्या ये बात समझ आई? चलें जी, दूसरी सीखी हमने पब्लिक कंपनी। आपको स्टैंडर्ड एक बात कहता है, स्टैंडर्ड बोल रहा हूं, कंपनीज एक्ट। आपको कंपनीज एक्ट ये कहता है कि पब्लिक कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि वो अपने फाइनेंशियल्स के साथ डायरेक्टर रिपोर्ट भी देगी। अब सुनो, वो अपने फाइनेंशियल्स के साथ कौन सी रिपोर्ट देगी? डायरेक्टर रिपोर्ट। पहले ऑनलाइन वालों बताओ ये बात समझ आई? अगर प्राइवेट कंपनी होगी तो क्या कोई डायरेक्टर रिपोर्ट आएगी? क्यों? तो फिर जजमेंट आएगी कोई नहीं। अब भाई सोचूंगा तो वहां पे जब मुझ पर बल्ली होगी, क्या यहाँ पे कोई बल्ली है या है ही नहीं? है ही नहीं। अच्छा आप सुनो, सवाल में लिखा हुआ है कि पब्लिक कंपनी है। कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी है। वेरी गुड, पब्लिक कंपनी है तो तुम्हें पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ साथ एक खद्दा लगेगा डायरेक्टर्स रिपोर्ट का। अच्छा वो जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट बनाएंगे
तुम लोग मुझे गाइड करो प्लीज। हाँ बिल्कुल लिस्टेड, देखा एक लॉजिकल बात करो तुम, पब्लिक कंपनी देती है तो पब्लिक लिस्टेड नहीं देगी? एक मिनट सोचो, एक सवाल आया भाई, पब्लिक कंपनी देती है तो पब्लिक लिस्टेड नहीं देगी? उसने नाम क्या यूज किया है? पब्लिक। तो पब्लिक में अनलिस्टेड भी आती है, लिस्टेड भी आती है। क्लियर है भाई? प्लीज ये बात सुकून से सुनना और समझना। आगे सुनो आगे। अच्छा, तुमने सवाल देखा बच्चों, और कोई मसला नहीं, ये होता है, ये होता है, ऐसा मसला आता है दिमाग में, यार सोच के गया ये इसमें है या नहीं है। अच्छा पूछ लिया इधर। अच्छा भाई, तुमने देखा कि लिखा हुआ है पब्लिक कंपनी, फिर तुम्हारे दिमाग में एक और बात आएगी, इसे पब्लिक है लिस्टेड नहीं है। लिस्टेड नहीं है तो कैम नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, इसका सोचना ही नहीं है। चलें दूसरी चीज, ये वो टेक्निकलिटीज हैं जो डिस्कस हो रही हैं आगे। पर एक और चीज है, आपको स्टैंडर्ड ये कहता है कि जो भी पब्लिक कंपनी होगी उसके ऊपर बल्ली है डायरेक्टर्स रिपोर्ट को बनाने की। अच्छा, तुमने ओपिनियन फाइनेंशियल्स पे दिया है या डायरेक्टर्स रिपोर्ट पे? फाइनेंशियल्स पे, ऐसा ही है? अच्छा, पर मैं अगर तुमसे बोलूं कि मार्केट में जो पब्लिश होती है वो एनुअल रिपोर्ट होती है, सुनना, तुमने ओपिनियन किस पे दिया है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑनलाइन वालों सही साथ हो ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे दिया है। अच्छा, पर मार्केट में जो पब्लिश होती है वो होती है एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट इज अ सम ऑफ टू थिंग्स, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डायरेक्टर रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा जी, एक चीज तो हमने ऊपर क्लैरिफाई की थी कि हमने ऑडिट किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। क्या ओपिनियन में बोला था? देखो ये लिंकिंग यहाँ, क्या ये ओपिनियन में बोला था? यस सर। आपको स्टैंडर्ड ये कहता है हो सकता है कि वो भी मिस हो जाए। अब और क्लैरिफाई करो, आप अदर इंफॉर्मेशन का पैराग्राफ चिपकाओ अपनी रिपोर्ट के अंदर, अपनी रिपोर्ट के इन सब के बाद, सही है, और उस पर लिखो कि जो अदर इंफॉर्मेशन है, प्लीज सुनना, ये बहुत अहम बात है, अदर इंफॉर्मेशन है जो कि फाइनेंशियल्स के साथ चिपकी हुई है, जिसको हमने ऑडिट नहीं किया। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये सिर्फ कब होगा? जब पब्लिक कंपनी होगी। पहले मुझे बताओ क्या ये बात समझ आई? अच्छा जी, तो ये क्यों कर रहा हूं मैं, अदर इंफॉर्मेशन में क्यों लिख रहा हूँ ये? वरना हम पे बल्ली आएगी कि भाई तुमने क्यों नहीं बताया हमें। भाई मैं बोलूंगा हमने ऑडिट ही नहीं किया तो मैं लिख के दिया था। क्या ये बात समझ आई? यानी सर एक बात है, पहले तो ये बताओ कैम कब आएगा? वेरी गुड, लिस्टेड कंपनी हो, या तो वो कहता है अभी से बता रहा हूं, या तो लॉ कह दो, या तो लीगल रिक्वायरमेंट हो, तब तो तुम्हें देना ही देना है। अच्छा जी, वेरी गुड, आगे की चीज सुनो। दूसरा, मैं कह रहा हूं अदर इंफॉर्मेशन का प्यारा कब आएगा? जब पब्लिक कंपनी। और ये भी समझ आता है लॉजिकली कि क्यों आएगा, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। और कंफ्यूजन भी इससे रिलेटेड, प्लीज सुनना फोकस के साथ, कंफ्यूजन भी इस चीज से रिलेटेड कि भाई वो जो अदर इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल्स के साथ चिपकी हुई है उस पर हमने कोई ओपिनियन नहीं दिया। बात समझ आई? और ये वही इंफॉर्मेशन है जो डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल्स देख के बनाई होगी, फाइनेंशियल्स को देख के ही उसने कमेंट्री की होगी ना, रेवेन्यू इतने से बढ़ गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये दोनों चीजें आपस में मैच तो होंगी, पर तुमने उसके ऊपर ओपिनियन नहीं दिया। क्या ये बात समझ आई? क्लियर है? चले जी, कितने एलिमेंट्स हो गए? 8 हो गए। अच्छा जी, अब आगे मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा जी, अब सुनो मेरी बात, इसका कोई जवाब देगा तो मजा आएगा सर, लेकिन ओपिनियन में तो ये बता देते हैं। देखो मैंने अब्दुल कादिर ये बोला था कि ओपिनियन में भी बताया है, फिर मैंने कहा क्लियरली क्या बताओगे अदर इंफॉर्मेशन में? सही है जी, कंपैरिजन नहीं आएंगे। अदर इंफॉर्मेशन में मैं सिर्फ लिख के दूंगा कि ये जो फाइनेंशियल्स है मैंने सिर्फ इसको ऑडिट किया है, और जो अदर इंफॉर्मेशन है उस पर मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, मैंने बीइंग एन ऑडिटर खाली उसको देखा है बस। अदर इंफॉर्मेशन वही तो बताया है मैंने कि एनुअल रिपोर्ट जो जाती है उसमें पहले डायरेक्टर्स रिपोर्ट होती है, सही है, और डायरेक्टर्स रिपोर्ट की कमेंट्री होती है कि हमने ये किया, इस बार ये किया, इतने प्लांट लगा, ये सारी चीजें, इतना पैसा कमाया। उसके बाद क्या आते हैं? फाइनेंशियल्स। तुम्हारी रिपोर्ट किसके ऊपर है? फाइनेंशियल्स के ऊपर। तो इन दोनों को सेपरेट तो तुम ही करोगे ना, कंफ्यूजन दूर करने के, ताकि कोई ऑब्लिगेशन नहीं आए। क्लियर है भाई जी? कोई सवाल पूछ रहा था जी? एक्सपेक्टेशन गैप कम, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा जी, इधर आगे मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई मुझे तमीज से जवाब तो मजा आ जाएगा, पार्टिसिपेट करना है प्लीज। मुझे तुम लोग एक बात समझाओ, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी तो तुमने एंगेजमेंट लेटर में भी बोली थी, हाँ? नहीं सुने, मैं वापस से हाँ सुनो,
मैं कह रहा हूं मैनेजमेंट की जिम्मेदारी तुम लोगों ने, यार ये है जवाब, ये है जवाब, वो थी आपस में किससे, मैनेजमेंट से। वेरी गुड वेरी गुड। अभी किसको बता रहे हैं, आवाम को। बात समझ आई। यानी सर देखें, एक जो एक्सपेक्टेशन गैप है वो खत्म करो यहाँ पे। ये बिल्कुल सही कह रहा है भाई, जो एंगेजमेंट लेटर तय हुआ था वो तो किससे हुआ था, मैनेजमेंट से। क्या वो जिम्मेदारियां, वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आवाम को बता दी? नहीं। तो तुम किसके जरिए बताओगे, रिपोर्ट। क्योंकि तुम्हारे पास एक ही एक टूल है जिसके जरिए तुम बता सकते हो, वो है ऑडिट रिपोर्ट। कौन से पैराग्राफ में, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में। ऐसा ही है। चलिए जी रोहित कुछ पूछ रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। देखो ये वो सारी चीजें जो ऑडिटर को अपनी बल्ली से बचाएंगी। देखो पास में केसेस हो चुके हैं, उन केसेस की वजह से मैं तुम्हें एक एक करके बताता हूँ। मटेरियल क्रेडिट आया, मेक सेंस के उसी वजह से आया। मुझे एक बात बताओ, एम्फेसाइज आया, क्योंकि वो कहता है भाई जब तुम्हें पता था कि इतना गंभीर मसला है पर मटेरियल ये कोई कंसर्न का नहीं है, तो फिर उसको बताओ तो सही ना। मैं तो फिर कौन से पैरा में बताऊं, एम्फेसिस ऑफ मैटर में। ऐसा ही है भाई। चलिए जी वेरी गुड। अब आगे आगे सुनिए इधर। सर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को और डिस्कस करते हैं, इसमें आता क्या क्या है। पहली चीज, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ, ये क्यों बता रहे हैं हम को, एक्सपेक्टेशन गैप कम हो और हम उसको ये बता सकें कि फाइनेंशियल हमने सिर्फ ऑडिट किए हैं, बनाए, वरना तो आ जाता सेल्फ रिव्यू थ्रेट। क्या आ जाता, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, यानी जो चीज मैंने ही बनाई है उसको मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। चलिए जी वेरी गुड। आगे, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग वो वाले इंटरनल कंट्रोल्स जो मैनेजमेंट समझती है कि नेसेसरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, जो कि फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो या फ्रॉड और एरर की वजह से। ऐसा ही है। ये बात तुमने एक और जगह भी लिखी थी। हाँ, ये बात तुमने एक और जगह भी लिख के दी होगी एंगेजमेंट लेटर में, पर वो किसको लिख के दी थी, मैनेजमेंट को। अब किसको बता रहे हो, पब्लिक को। ऐसा है। यानी हम सिर्फ ये, आप सुनो, हमने जो पहली क्लास में डिस्कशन की थी, हमने ये तो सीखा था तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सेल, सीओजीएस, एक्सपेंसेस, एसेट्स, कैश, ये सब कैसे रिकॉर्ड होता है, प्रोसेस के थ्रू। उसी प्रोसेस में कंट्रोल्स लगे हुए हैं। अगर वो कंट्रोल में कोई लूप होल है तो फाइनेंशियल्स भी गलत है। तो यही तो बोल रहा हूँ कि कहीं भी गैप होगा उसकी जिम्मेदारी किसकी है, मैनेजमेंट की, क्योंकि कंट्रोल्स भी वही लगाती है। बात समझ आई यहां तक। चलें जी आगे। Management is responsible for assessing the company's ability to continue as a going concern. सुनो, एक फर्क बता रहा हूँ। एग्जामिनर ये हरकत कर सकता है, वो बोलेगा बताओ कि एंगेजमेंट लेटर में मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या क्या लिखते हैं, यहाँ पे क्या क्या लिखते हैं। सुनना, अभी ये खुलासा कर दूंगा, ये किसी को पता भी नहीं होता, आज बता के जाऊंगा। सही सुनो, वो बोलेगा सवाल ऐसा, देखो ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज हैं सवाल की। जब सवाल कराऊंगा तो तुमसे पूछूंगा याद था या नहीं था। इधर एक सवाल आ सकता है कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या लिखते हैं और यहाँ पे क्या क्या लिखते हैं। अगर मैं तुमसे वैसे ही पूछूं, एंगेजमेंट लेटर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी लिखनी चाहिए थी, यस, वेरी गुड, पहली चीज हो गई। इंटरनल कंट्रोल मेंटेन करने की जिम्मेदारी बतानी चाहिए थी, यस सर, कितनी हो गई, 2। पर वहां पे सुनना, वहां पे लोगों से एक्सेस और डेटा प्रोवाइड करने की चीज बोली थी। यहाँ पे ये नहीं बोल रहा क्योंकि वो तो हो चुका। क्या बात समझ आ रही है। देखो डेटा बेटा की कहानी यहाँ क्यों करूंगा, क्या अभी वो होना बाकी है, हो गया, हो गया सर। ये बात तय है कि अभी ये वाली बकवास नहीं करूंगा। शेयर होल्डर बोलेगा मुझे क्यों बता रहा है कि इसको डेटा देना था, और भाई दे दिया होगा तभी तुमने ऑडिट रिपोर्ट दी है, वरना तुम ये रिपोर्ट नहीं देते। क्या बात समझ आई। चलिए जी, फिर उसके बरक्स एक चीज ऐड कर दी, बोला ये सुनना, हो सकता है कि मैनेजमेंट ने, सुनना एक बड़ी अहम बात है, ये इतनी क्रिटिकल है कि कहानी में ही समझ आएगी। हो सकता है कि कोई केस लॉयर ने भी मुझसे छुपाया, मैनेजमेंट ने भी छुपाया। यही तो इनहेरेंट लिमिटेशन है। यही क्या है, इनहेरेंट लिमिटेशन। अब मैं तुमसे पूछता हूं और वो केस ऐसा केस होता जो कि गोइंग कंसर्न को इफेक्ट करता, ऐसा है, तो पर तुम्हारी असेसमेंट के हिसाब से, प्लीज सुनना ये बहुत अहम बात है, तुम्हारी असेसमेंट के हिसाब से बच्चों क्या गोइंग कंसर्न का मसला होता, नहीं, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है। भाई लॉजिकल सी बात है, मेक सेंस। देखो अगर तुम्हें पता होता, डिस्क्लोज होता, तो तुम एक पैराग्राफ में बता देते जिसका नाम क्या है, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। अब देखो इसके हर एक के पीछे लॉजिक है।
कि क्यों है ऐसा। अब सुनो, मैं कह रहा हूं अगर तुम्हें पता होता तुम बता चुके होते, पर ना तुम्हें लॉयर ने बताया ना मैनेजमेंट ने बताया, तो दैट मींस कि भाई अब अगर कंपनी डूब गई तो बल्ली तुम पे। बोलेंगे भाई तुमने क्यों नहीं बताया, तुम तो ऑडिटर हो, तुम्हें पता होना चाहिए, तुम तो मतलब जैसे ऐसे हो कि भाई तुम्हें सब पता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इसके लिए अपनी बल्ली ट्रांसफर करने के लिए देखो क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग कंपनीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। अगर कोई मुझ पे केस करेगा तो मैं जो रिपोर्ट होगी उस पे मेरे साइन होंगे। मैं इसको बोलूंगा जरा मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखें पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। ये गोइंग कंसर्न की जो बल्ली है कि चलेगी कंपनी नहीं चलेगी, जिम्मेदारी किसकी है, मैनेजमेंट की है। तो भाई आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, आप जाके रिपोर्ट पहले सही से पढ़े फिर मेरे पास आए। अगर मुझे कोई चीज पता होती तो मैं बता चुका होता। कौन से पैरा में, मटीरियल अनसर्टेनिटी में। पहले बताओ कि ये लॉजिकल तीनों बातें समझ आई, एक एक करके। हाँ पहले आप पूछ लो। सुने ना, जैसे इन्होंने कहा कि सर जो चीज प्रोवाइड ही नहीं की तो वो मिस स्टेटमेंट है। मैं कह रहा हूँ तुम्हें पता ही नहीं था। पता इन द सेंस के ये नहीं कि तुम जा रहे हो तुम्हें कुछ दे नहीं रहे, तुम्हें दे दिया एक चीज छुपा के। सही है, कोल्यूजन है, मिले हुए लोग। अब ये तो इनहेरेंट लिमिटेशन है ना, अब तो हो गया और तुम्हारे हिसाब से तो सब सही है। अच्छा, स्कोप लिमिटेशन कब होती है, जब तुम्हें एक चीज पता है वो तुम्हें नहीं मिल रही। बात समझ आई? स्कोप लिमिटेशन कब होती है, जब एक चीज का पता है और मुझे रिसीव नहीं हो रही है। क्लियर है जी? बाजवा मिल गया? हाँ जी, शर्जील कह रहे हैं सर एक्सटर्नल लॉयर से हमें नहीं पता चल जाता। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, वो भी शुभा है क्योंकि उसको फीस जाती है, कौन देता है? पर देखो हम फिर यही कह रहे हैं, हम जो ऑडिट करते हैं हम उसमें रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे हैं। सही है, एक अच्छा प्रोसीजर होता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन। सही है, अगर वहां से भी गलत आएगा तो फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते ना तुम, फिर वो तुम्हारे इख्तियार में नहीं है। अगर नहीं है तो भाई उसके लिए फिर एक हल है कि यहाँ पे लिख दो कि ये जो गोइंग कंसर्न की असेसमेंट है वो किसकी जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट की है। भाई यहाँ तक कोई मसला? जी, गोइंग कंसर्न और ईओएम में मैं पहले भी बता चुका हूँ। गोइंग कंसर्न और ईओएम में मसला फर्क ये है सिर्फ, गोइंग कंसर्न का पैराग्राफ तब आएगा जब कंपनी की अनसर्टेनिटीज हो कि उस केस की वजह से कंपनी डूब जाएगी। ईओएम कब आएगा, जब मसला तो है पर ऐसा मसला नहीं है कि गोइंग कंसर्न का मसला आ जाए। इवन दिस इज मटीरियल। देखो एक मटीरियल और परवेजिव में फर्क है। अब मैं इनके सामने बोलना नहीं चाह रहा था। मटीरियल ये होता है कि सही है एक बड़ा मसला है, परवेजिव के ऐसा मसला कि कंपनी गई। सही है जी, पर वो बाद में देखेंगे। तुम लोगों ने कुछ भी नहीं सुना, परवेजिव परवेजिव कुछ भी नहीं होता। सही है जी, आगे। एक मिनट यार जाने प्लीज, बातें नहीं जी। सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट वही वाला कि कंपनी जब फाइनेंशियल्स बनाती है तो कंपनी को बोला, कंपनी जो फॉर एग्जांपल एआरडीटी है, सही है, एग्जांपल लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, एआरडीटी का रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा, जब फीस आएगी। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल फीस नहीं आई और एक्सेस दे दिया, तो क्या इसमें कंट्रोल वीकनेस है? यस, क्योंकि बीच में कोई बंदा ही इन्वॉल्व नहीं है। अब तुम अगर यहाँ पे क्लास लेते हो तो उसके लिए कुछ कंट्रोल्स हैं। तुम फीस जमा करा के स्लिप जमा कराओगे, वो स्लिप को मैच करेगा, अकाउंट चेक करेगा कि क्या क्रेडिट हुआ या नहीं हुआ, फिर तुम्हें वो एक्सेस देगा। जो बंदा तुम्हें एक्सेस देगा उसको सिर्फ एक्सेस देने का राइट है, ऑथराइज करने का राइट नहीं है। वही चीज होती है वसीम के पास जाएगी, वसीम उसको अप्रूव करेगा। कितने कंट्रोल्स होगा? 3, स्लिप का जमा कराना, उसका एक्सेस देना, एक का अप्रूव करना। मुझे एक बात बताओ, अगर यही कंट्रोल वीकनेस है तो दैट मींस कि एआरडीटी का रेवेन्यू में मसला है, ऐसा है? वही बता रहा हूं मैं कि जब फाइनेंशियल्स बनते हैं तो वो क्या ऐसे ही रिकॉर्ड होता है रेवेन्यू, किसी प्रोसेस के जरिए? उस प्रोसेस पे क्या लगाए जाते हैं? कंट्रोल्स। तो अगर वो कंट्रोल्स वीक हैं तो तुम खुद सोचो फाइनेंशियल्स में जो फिगर आ रही है वो सही होगी गलत होगी? गलत होगी। इसलिए कह रहे हैं कि उसकी जिम्मेदारी थी। सही है? हाँ भाई, और कोई सवाल? हाँ जी, ऑनलाइन वाले कोई सवाल लेते हैं। मतलब अगर कंपनी ने बताया नहीं, हमें पता लग गया तो मिस स्टेटमेंट। भाई देखो सीधी सी बात है, अगर कंपनी ने नहीं बताया और हमें पता लगा तो दैट मींस कि ये फ्रॉड के इंप्लीकेशंस हैं, इंडिकेशंस है, वो फ्रॉड का हमारा अलग से आएगा। सही है? क्लियर है साहब? और इवन फिर भी ये भी स्कोप लिमिटेशन है ना कि तुम्हें एक चीज पता है और वो तुम्हें फिर इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, तो ये फिर लिमिटेशन इंपोज बाय द मैनेजमेंट। सही है? अच्छा जी, आगे। हाँ भाई, भाई मुझे एक बात बताएं, आपने ओपिनियन दे दिया, बेसिस बता दिए, मेक सेंस।
सही है, कंडीशनल पैरा भी सीख लिए, सही है। अच्छा जी, फिर वो बोलता है भाई की ऑडिट मैटर देना कब, जब लिस्टेड हो। वेरी गुड जी। अच्छा, अदर इंफॉर्मेशन कब, पब्लिक कंपनी। क्यों अदर इंफॉर्मेशन, क्यों ऑथेंटिकेट करने के लिए भाई हमने उसके ऊपर ओपिनियन नहीं दिया। वेरी गुड भाई, से मेक सेंस। चलें जी, अच्छा आगे। अच्छा, तो प्राइवेट कंपनीज में इसलिए नहीं होता ना अदर इंफॉर्मेशन, क्योंकि कोई नहीं अलग से रिपोर्ट ही नहीं जाती, जाते ही सिर्फ क्या है फाइनेंशियल में, तो फाइनेंशियल जाते हो तो किससे अलग करोगे भाई, सही है। चलिए जी आगे। फिर मैंने कहा कि भाई मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां तुमने लॉजिकली समझ ली, अब किसकी, ऑडिटर की जिम्मेदारी। चलें जी देख लेते हैं। भाई ऑडिटर की जिम्मेदारी में मैं सबसे पहले लिख के बताऊंगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम क्या ऑब्टेन करें। सुने, देखें आपने एंगेजमेंट लेटर में भी तो लिख के दिया था कि वी विल ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, तो वो किसको, वो मैनेजमेंट को बताया था। यहाँ पे किस पे, पब्लिक को बताया है, ताकि अगर कल को कोई फ्रॉड वगैरह पकड़ा जाए या इंटरनल कंट्रोल में वीकनेस आए तो मैं इसको बोलूंगा भाई मैंने रीजनेबल एश्योरेंस दी थी, मैंने हरगिज ये नहीं कहा था मैं 100% चेक करूंगा, ऐसा है। चलिए जी वेरी गुड यार, आगे। अच्छा मैं तुम्हें वैसे एक पिक्चर दे देता हूँ क्योंकि तुम लोग सोचते होगे कि कैसे केस होगा। सुनो, केस हुआ, लेट्स से इंक्वायरीज होती रहती है एससीसीपी की, ऐसा वो नहीं है, आता है। सुने, जब केस होता है ना तो फिर आपसे जो अकाउंटिंग बोर्ड है, सही है, ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड है, एओबी पाकिस्तान में है, तो एओबी आपसे पूछता है भाई आप ये फ्रॉड पकड़ा गया, हैस्कॉल का हुआ था जीटी का, सही है, हमसे पूछा मतलब हम लोगों को, मतलब मेरे सेक्शन में भी नहीं था, सामने वाले में था, तो मैंने मतलब खाली फाइल वाइल सेट की थी इधर। सुनो बात के लिए, अच्छा मेरी बात सुनो, सुकून से मुझे एक चीज बताओ, मैंने क्या किया, देखो ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड जो है वो आके क्या करेगा, आपकी सैंपलिंग चेक करेगा। मैंने बोला कि भाई हमारे पास सैंपलिंग टूल है, सही है, हमने क्या किया था 1000 ट्रांजैक्शंस थी, हमने उसमें से 100 वेरीफाई किए हैं। भाई सीधी सी बात है 10% वेरीफाई करूंगा, मेरे को मतलब एक महीना दे दो, उसमें 100 1000 के तो चेक कर सकता हूँ। मैंने कितनी चेक की, 100, 1 2 3 4 ऐसी रैंडम उठा ली, सैंपलिंग टेक्निक्स होती है वो सीखेंगे। अच्छा सुनो भाई, उसके अंदर अगर वो फेक इनवॉइस नहीं आई, उसका केस तो ये था ना कि भाई फेक परचेजेस दिखाई गई थी और पैसा कंपनी से बाहर निकाला गया था, यही केस था ना उसका। मुझे एक बात बताओ, तो अगर बीइंग एन ऑडिटर मैंने वो सैंपल में वेरीफाई किया होता तो बल्ली मुझ पे आती, सीधी सी बात है, वो बोलता सैंपल देगा, मैं सैंपल दे दिया, अगर उस सैंपल में वो इनवॉइस नंबर निकलता तो फिर बल्ली आती ऑडिटर के ऊपर, क्यों, क्योंकि आपके सैंपल में भी आया और आपने चेक नहीं किया। अच्छा आप सुने, व्हाट इफ कि उसने सैंपल चेक किया और उस सैंपल में नहीं था, किसी और पॉपुलेशन में था, फिर आपकी बल्ली नहीं है। क्यों नहीं है बल्ली भाई, आपने तो कौन सी एश्योरेंस नहीं है भाई, तो आपने जब 100% चेक नहीं किया तो लेट्स से वो फॉर एग्जांपल आपने 10 करके यूं कहते हैं रैंडम सैंपलिंग कर ली, आपने 501 इनवॉइस सेलेक्ट की थी, वो 503 में था, तुम पे बल्ली नहीं आएगी, क्यों भाई, रीजनेबल एश्योरेंस है, क्योंकि तुम्हारे सैंपल में नहीं है कि तुमने चेक भी नहीं किया। तो भाई मैं यही बोलूंगा ना कि भाई मैंने तो सैंपलिंग की थी, सैंपल में नहीं आया तो नहीं आया, बात समझ आई। तो सर इसलिए हम कहते हैं कौन सी एश्योरेंस। अच्छा ये सारी चीजें मैं किसको बता रहा हूँ, शेयर होल्डर को, ताकि कल को कोई ऐसी बल्ली आए, पर हाँ एक चीज को तुम्हें ख्याल रखना है, अगर ऑडिट करना है जितना कर रहे हो उतना तमीज से करना है, अगर उसमें भी पेलम पाली में जाते तो तुम तो वैसे ही कर, सही है, तो फिर रीजनेबल हो कुछ भी हो छत से, सही है। इधर आगे चलें, डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट इज रीजनेबल एश्योरेंस। सुनो, आपने शेयर होल्डर को बता दिया कि भाई हम देते हैं रीजनेबल एश्योरेंस, बुला लिया उसने तुम्हें, बैठो थाने में तुम लोग, हाँ भाई रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब है रीजनेबली तुम मुझे सेटिस्फाई करोगे, ये मतलब है ना इसका। मैं बोलूंगा नहीं, देख डेफिनेशन लिखी हुई है इधर, क्या लिखी हुई है डेफिनेशन, वो आपको बोलता है कि आप ये भी बताओ कि रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब क्या है। भाई रीजनेबल एश्योरेंस मैं तो अपने हिसाब से मतलब निकाल सकता हूँ ना, तो फिर यहाँ पे आपको आइजा के अंदर ही डेफिनेशन बताई गई है, कोई बता सकते तुम लोगों ने की होगी, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट एब्सोल्यूट। अच्छा जी, यानी सुनो, पहले मैं लिखूंगा कि हमारी जिम्मेदारी ये थी, हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं रीजनेबल एश्योरेंस दूंगा। दूसरा मैं बोलूंगा रीजनेबल एश्योरेंस होती क्या है, हाई लेवल बट नॉट एब्सोल्यूट। अच्छा जी, इससे क्या जितने शक व शुबा थे सब गायब, हाँ हाँ मैं क्या नहीं, मतलब जितने शक व शुबा थे गायब ना, क्योंकि तुमने किसको बयान कर दिया,
रीजनेबल एश्योरेंस को बात समझ आ रही है, यानी कि जो कह रहा है उसको बयान करो इधर। वेरी गुड जी, आगे। अच्छा भाई इधर प्लीज सुनना फोकस के साथ। आप जब ऑडिट शुरू करते हैं तो आप बीइंग एन ऑडिटर जो काम कर रहे होते हैं मटेरियल चीजों पर। अगर एक 10 रुपए की इनवॉइस है या 100 रुपए की इनवॉइस है, आप उसको देखोगे भी नहीं। रीजन इमटेरियल है। अच्छा मैं तुम्हें कहता हूँ कि 100 की 10 भी जमा कर लो तो वो मटेरियल नहीं होती, ऐसा ही है। यानी भाई आप बीइंग एन ऑडिटर रिस्क असेसमेंट करते हो तो आपको मटेरियल मसले पता लगते हैं। कंपटीशन के आने से सेल का मसला, ऐसा है इंटरनल कंट्रोल में अगर वीकनेस है तो फिर वहां पे एक स्पेसिफिक मसला, तो आप तो उन्हीं एरिया पे फोकस करते हो, ऐसा है। तो मुझे एक बात बताओ, कल को प्लीज सुनना, कल को शेयर होल्डर को कोई अंदर का बंदा बता दे कि भाई 5,000 रुपए चोरी हुए थे, हाँ वैसे ही एक बात है भाई 5,000 रुपए चोरी हुए थे, वो शेयर होल्डर डंडा लेके खड़ा हुआ बाहर निकले, फॉर्म से उसके सर पे दूसरी लात, मैं बोलूंगा भाई क्यों? क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई मटेरियल चीज क्या होती है। हम काम करते हैं किस पे? मटेरियल चीजों पे। तो मटेरियल चीज पे जब तुम काम करोगे तो उसको तो नहीं पता कि मटेरियलिटी क्या होती है, क्या तुम उसको बताओगे? सुनना इधर, कोई मुझे तुम में से बता सकता है कि मटेरियलिटी की, मटेरियल की डेफिनेशन क्या है? गलत 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 गलत। हाँ 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 सही कह रहा है, सही कह रहा है वो मैं इसको और रिफाइन करके बताता हूँ। बिल्कुल सही, वेरी गुड। सुने, वो ये कहता है, ये आयजा की डेफिनेशन है, ये अपनी खुद की बनाई हुई नहीं है हमारी, ये आयजा कहता है। आयजा आपको कहता है कि आप उसको लिख के दो कि मटेरियल वो चीज होती जो इंडिविजुअली या मिलके इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर को इफेक्ट करे, चेंज करे। यानी मैं अगर आपसे एक बात बोलूं कि भाई कंपनी में बिलियन ऑफ रुपीस का प्रॉफिट है, यार एक बात समझना, ये बहुत अहम बात है, बहस भी कर लेंगे। मैं कह रहा हूँ कंपनी का बिलियन ऑफ रुपीस का प्रॉफिट है, 5,000 की चोरी किसके डिसीजन को इफेक्ट करेगी? नहीं करेगी। तो भाई मैं यही बताऊंगा कि हम जो काम करते हैं किस पे करते हैं? मटेरियल चीजों पे करते हैं। तो उसको मटेरियल का कैसा पता लगेगा? जब मैं उसको बयान करूंगा तो मैं उसको लिख के दूंगा कि भाई मटेरियल चीज वो चीज होती है जिसको मिला भी दो तो वो आपके इकोनॉमिक डिसीजन को इफेक्ट करे। बात समझ आ रही है? तो अगर आप 5,000 रुपए देख रहे हैं तो मैं पूछूंगा भाई आप कमाते कितना? बोले 10 लाख रुपए महीना। मैं ये कैसी बात है यार? अच्छा अगर व्हाट इफ एक कंपनी है, सही है, जिसका प्रॉफिट ही 10,000 रुपए का है। सुने सुने सुने, हाँ अब गेम है ना, अब गेम चेंज है। एक कंपनी है जिसका प्रॉफिट ही 10,000 रुपए का है और 5,000 की चोरी हुई, अब मटीरियल है। यस अब मटीरियल है, अब आपका गला पड़ा जाएगा, क्योंकि अब लॉजिकल बात है, तुमने वो भी चेक किया होगा। बात नहीं आई समझ? भाई लॉजिकल बात है कि तुम लोगों ने ही तो वो भी तो चेक किया होगा, क्योंकि देखो बिलियन रुपीस की कंपनी में तुम 5,000 चेक नहीं करोगे, पर 10,000 की कंपनी में 5 तो चेक होगा ना, वो मिला के खुद ब खुद चेक हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? तो देखो यही गेम है। आपने अपनी जिम्मेदारी में पहले बताया मैं कौन सी एश्योरेंस दूंगा? रीजनेबल, वेरी गुड, साथ साथ ये याद हो जाए। अच्छा फिर क्या बताओगे कि रीजनेबल एश्योरेंस होती क्या है? वेरी गुड, फिर बताओगे मटेरियलिटी क्या होती है? क्योंकि कल को ये बहस मोबाइल से होंगे तो मैं बोलूंगा आपको पहले ही बता दिया था कि मटेरियल चीज मेरे लिए और तुम्हारे लिए क्या कंसीडर की जाएगी। क्लियर है जी? अब एक मिनट, तो यहाँ अच्छा वही वाली बात, जैसे किसी बच्चे ने भी कहा था अभी यहाँ पे और बालिका भी कह रही है, हम अच्छा मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट क्या? सुनना, ये पास्ट ट्रेंड से चला आ रहा है। शेयर होल्डर से पूछा गया कि भाई तुम्हारे प्रॉफिट में कितनी कमी आ जाए तो तुम्हें इफेक्ट आएगा। उसने बोला भाई ये 5% से कम हो गया तो मुझे दुख होगा। सही है, तो दैट मीन्स कि मुझे एक बात बताओ, तो एज अ बेंचमार्क, अच्छा सिर्फ ये बेंचमार्क नहीं, आगे सीखेंगे बहुत सारे होते हैं, सही है, एज अ बेंचमार्क क्या मैं कह सकता हूँ किसी को भी अपने प्रॉफिट में 5% की कमी चुभेगी? हाँ या नहीं? अच्छा तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर 5% की कमी है तो लोग क्या करते हैं? बीइंग एन ऑडिटर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स का ले लेते हैं 5%, वो अमाउंट बन गई मटेरियल प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स से कितना परसेंट? 5%। सुने, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अगर मैंने 5% ले लिया बच्चों तो एक अमाउंट आ गई, उसमें अमाउंट को कहूंगा मटेरियल अमाउंट। कौन सी अमाउंट? मटेरियल। अच्छा सुने, क्या ये हर कंपनी में प्रॉफिट अलग होगा? पक्का? वेरी गुड। हर कंपनी में ये प्रॉफिट अलग होगा, नहीं हर कंपनी के प्रॉफिट का 5% उसके शेयर होल्डर को इफेक्ट करेगा। नहीं आई बात समझ? भाई बड़ी कंपनी का 5% ज्यादा आएगा, छोटी कंपनी का 5% कम आएगा। अब लेट्स से मैं ये कहता हूं, प्लीज सुनना ये फोकस के साथ, मैं ये कहता हूं कि छोटी कंपनी जिसका प्रॉफिट 10,000 रुपए का है,
10,000 का 5% कितना 500, ऐसा ही है। तुम खुद बताओ, तुम 500 के नीचे की चीज देखोगे या इससे ऊपर की मटेरियल है? तो यार तुम खुद भी तो ये सोचो। अच्छा, फिर इसके लिए मटेरियल कॉन्सेप्ट है कि भाई एक छोटी मटेरियलिटी निकाली जाती है काम करने के लिए, वो बात की बात है। पर मुझे सिर्फ एक बात बताओ, क्या मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है सिर्फ इस हद तक के लिए कि भाई मैंने जो काम किया होगा वो सिर्फ किन चीजों पे किया होगा? मटेरियल। क्या बात समझ आई? अब इसकी एग्जांपल एक और देता हूँ। मैंने उठाया लेट से एडिशन, जो पीपी में एडिशन होती है ना, पीपी खरीदते हैं भाई, कंपनी है उसमें कोई 1000 एडिशन हुई है, 1000 नहीं चलो 80 एडिशन हुई है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या 200 एडिशन हुई है। मुझे एक बात बताओ, अगर एक जो अभी तुमने थ्रेशोल्ड निकाला 5% 500 आया, तो मुझे तुम एक बात बताओ, ये जो 500 रुपए की मटेरियल अमाउंट है, सही है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं 1 2 रुपए 3 रुपए 10 रुपए की एडिशन देखूंगा? नहीं। या मैं मटेरियल चीजों पे फोकस करूंगा? मटेरियल, क्योंकि देखो मुझे एक बात बताओ, 1 2 3 रुपये की चीजें मिल भी जाए तो वो मटेरियलिटी को क्रॉस नहीं करेंगी। क्या सिर्फ इतनी बात समझ आ रही है कि मैं सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं जो कि आगे पूरा डिटेल चैप्टर है, क्योंकि तो पूरा ऑडिट आपस में लिंक्ड है। पर क्या ये बात समझ आ रही है कि मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि हम उसको बता देंगे कि भाई अगर कोई चीज कुछ 5% से नीचे पाओ और जो मुझसे मिस हो गई हो उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ इस पे काम करते हैं, मटेरियल चीजों पे। क्या यहाँ तक क्लियर? आप पूछ लो बाजवा। एक मिनट, मतलब कंपनी उसकी मटेरियल अमाउंट 1 लाख, उसने 6 एलईडी 20 हजार एक लिया, तो वो तो मटेरियल होगा 20 लेकिन नहीं ना। अबे मैंने अब ये भी तो बता रहा हूँ, उसके आगे हम फिर एक परफॉर्मेंस मटेरियलिटी निकालते हैं, उसकी छोटी, एक तो ओवरऑल है, फिर उसकी भी एक छोटी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, ताकि हम परफॉर्म कर सके ऑडिट प्रोसीजर्स। इसमें कवर हो जाएगा भाई। वैसे ही अभी जिक्र कर लेता हूँ, सुन लो इधर यार, यहाँ पे बता देता हूँ भाई। लेट से के 10,000 का प्रॉफिट है, ये आ गया 5% का, कितना 500। मैं करता ये हूं, ये तो ओवरऑल है, ये क्या भाई ओवरऑल है, यानी इससे ऊपर जो भी गया वो तो है ही मटेरियल, उस पर माफी नहीं है। वेरी गुड। सुनो फिर भाई, ये तो आपने पूरे प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 5% लिया है ना। अब एक बात सुनो, बहुत ही अहम बात, फिर आपको स्टैंडर्ड ये कहता है आपको जो काम करना है, यानी जो आपको टेस्टिंग करनी है, अब इसी मटेरियलिटी का, प्लीज सुनना, इसी मटेरियलिटी का आप लेट से 10 15 5% अपने रिस्क के हिसाब से ले लो। अच्छा आप सुनो, मैंने लेट से इसी का कोई 5% ले लिया, कितना है 25। अच्छा जी अब सुने, वो कहता है, प्लीज समझना, अब ये एक एक्सपेंसेस का लेजर है, एक्सपेंसेस का लेजर है, सही है, प्लीज सुनना। अब एक्सपेंसेस के लेजर में एक इनवॉइस आ रही है, सही है, प्लीज सुनना, 10 रुपए की, कटा दोगे उसको, रीजन 25 से भी नीचे, यानी एक तो तुमने पूरी मटेरियलिटी निकाली, उसका भी आधा किया, आधे क्या आधे से भी आधा किया, फिर तुम काम कर रहे हो। अब मुझे एक बात बताओ, इसके नीचे अगर कुछ रह भी गया तो वो कुल मिला के इस 500 को ऐसे ही नहीं कर सकता। भाई लॉजिकल बात सुनो, ऑनलाइन करो प्लीज, तुम लोग बताना, अगर मैंने 500 का भी परसेंटेज ले लिया तो एक छोटी अमाउंट आ गई, इस छोटी अमाउंट को बेस करके बीइंग एन ऑडिटर, देखो तुमने पहले सबसे पहले करना क्या, ये मैं डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक पूरा एक्सप्लेनेशन आया तुम्हारे सामने प्लेट में। मैंने क्या किया, मैं कंपनी में गया, मैंने बोला उसका प्रॉफिट उठा लो, उसके प्रॉफिट का कितना परसेंट शेयर होल्डर को चुभेगा? 5%, वो कितना आ गया 500। ये तो ओवरऑल बात हो गई। इससे ऊपर गया तो मतलब फिर आपकी रिपोर्ट पे इफेक्ट आएगा, सही है, क्योंकि वो मटेरियल होगा। क्या होगा? मटेरियल। सुने, मैंने क्या 500 के हिसाब से काम करना है, इससे भी नीचे? वेरी गुड, इससे नीचे काम करना है, क्योंकि अगर मैंने वेरिफिकेशन से नीचे वाली एक अमाउंट निकाल कर की है तो वो कुल मिल भी जाए तो 500 को एक्सीड नहीं करेगी। दैट मींस कि मैं शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन पे पहुंच जाऊंगा, ऐसा है। अच्छा जी अब मेरी बात सुने, मैंने 5% निकाला, 25 आ गया, क्या ये 25 अब मैं हर एक आइटम के लिए टेस्ट करूंगा? यस सर, बिल्कुल। अब इसको कंसीडर कर लो। अच्छा आप सुने, मैं 10 को नहीं चेक किया, एग्जांपल है, अगर नहीं भी किया क्यों नहीं आएगी? अरे 25 से भी नीचे 500 तो दूर की बात है। अच्छा फिर सुनना मेरी बात, बात औकात गलतियां निकलती भी हैं, आप क्या करते हैं उसको एक समरी ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट में क्लब करते हैं। यानी आपने फॉर एग्जांपल इसके बाद 35 की इनवॉइस थी, क्या इसको वेरीफाई करोगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये 25 से ऊपर है,
करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। तो अच्छा जी, ये वो तरीका है कि हम इसको ऑडिट कर रहे हैं रिस्क बेस पे। किस पे? रिस्क बेस पे। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, व्हाट इफ ये 10 का मसला बाद में पता लग गया, ऐसे ही पता लग गया, तो क्या इसकी वजह से रिपोर्ट क्वालिफाई कर दोगे? क्यों, क्या ये इमटेरियल है? अच्छा, रिपोर्ट पे इफेक्ट कब आता? 500 से ऊपर चला जाता। तो भाई मुझे एक बात बताओ, तुम तो वैसे ही डिटेल देखो, जितना काम करते हो वो कम होता है, पर वो ऐसे होता है कि वो आपकी मटेरियलिटी को ब्रीच नहीं करता। जैसे ही ब्रीच करता है तो आपकी एक चीज इफेक्ट होती है, इसका नाम क्या है? ऑडिट रिपोर्ट। बात समझ आई? सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दिया है मटेरियलिटी का मैंने, दैट्स इट, बेसिक्स था, क्योंकि आगे उसका कनेक्शन है पूरा। पहले एक एक करके पहले ये जवाब दूं उसको जी। मटेरियल बन जाएंगे तो रिपोर्ट मॉडिफाई हो जाएगी भाई, लॉजिकल सी बात है। मुझे एक बात बताओ, अच्छा एक तुम में से कोई चीज बताएगा मुझे, ये जो छोटी मटेरियलिटी निकाली है मैंने, उसको क्या कहते हैं वो बाद में बताऊंगा। हाँ, टॉलरेबल नहीं, तो वैसे ही अभी तो उनको नहीं पता कुछ भी। इधर भाई एक मटेरियलिटी निकाली 500 की, सही है, फिर मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है ये पूरी कंपनी के प्रॉफिट का 5% है, तो अगर मैं इसी 500 को यूज करूंगा, जानी सुनना, अगर मैं बच्चों इसी 500 को यूज करूंगा तो ये तो मेरे हर आइटम से ऊपर होगा, तो ऐसे तो मैं कुछ भी चेक नहीं करूंगा। बात समझ आ रही है? वापस से भाई, अगर इस 500 को मैं उठा लूं, खुद सोचो, और 500 का 5 जो 500 रुपए आए हैं वो तो पूरी कंपनी के हैं या किसी एलिमेंट का है? कंपनी का। अच्छा भाई, ये तो ज्यादा ही होगा ना। अगर ये बच्चों ज्यादा होगा तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तो तुम कुछ भी वेरीफाई नहीं करोगे, तुम तो बोलोगे ये भी इससे ज्यादा चल रहा है, रिपोर्ट देकर पैसे, ऐसा ही है? तो ऐसा नहीं होता। तो तुम्हें करना क्या है कि भाई, एक तो होती है ओवरऑल मटेरियलिटी, इसको मैं कहता हूं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। क्या कहता हूं? यानी एक छोटे लेवल की मटेरियलिटी निकालो जिसके बेसिस पे तुम ऑडिट परफॉर्म करोगे। बात समझ आई? चलिए, फिर क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि अगर इसके हिसाब से भी कुछ मिस स्टेटमेंट्स आएंगी तो वो एक जगह जमा होती रहेंगी, उसको मैं क्या कहता हूं? समरी ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स। आप बोलोगे समरी ऑफ, पर ये देखो अभी आगे की बात है ना, पर आज यहाँ बताना लाजमी है। अच्छा, ये समरी ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट में कब तक जमा करोगे? अच्छा, पहले तो ये भी जमा नहीं करना, ये भी कोशिश करना है कि सही हो जाए। जैसे ही इसने इसको ब्रीच किया, क्या करोगे? मॉडिफाई कर देंगे। बात समझ आई? और वही पे ओपिनियन पे क्या नेचर बताओगे, क्या क्या गलतियां थी? गलती एक से ज्यादा हो सकती है, यस हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। पर अब मुझे एक बात बताओ सुकून से, क्या यहाँ पे अब मैं अपने टू द पॉइंट वापस आते हैं, सही है जी? क्या अब आप अपने शेयर होल्डर को ये बताओगे कि मटेरियलिटी वो चीज होती है जो आपके डिसीजन को इफेक्ट करे? ऐसा है? पक्की बात है। अच्छा जी, तो आपको ये बात समझ आई मेरी पूरी कहानी से? ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्म करना मुझे, क्या आपको ये बात समझ आई कि आपका इकोनॉमिक डिसीजन तब इफेक्ट होता जब वो 500 से ऊपर चली जाती? तो मैंने क्या इस बात का ख्याल रखा है? हाँ या नहीं? अच्छा, रखा भी है। और मैंने अगर इसकी ब्रीच कर जाती तो मैं आपकी रिपोर्ट को ही मॉडिफाई करता था और मैं आपको वैसे ही बता देता था ये मसला है, पर क्योंकि कोई मटेरियल चीज नहीं थी इसलिए मैंने आपको बताया भी नहीं है। बात समझ आई जी? आपको सवाल पूछ रहे थे? मैंने तो मटेरियलिटी से कंपेयर किया है। मैंने बोला परफॉर्मेंस मटेरियलिटी काम करने के लिए होती है डिफरेंट हेड्स पे। मैंने जमा किया था उसको तो 500 से कंपेयर करूंगा ना, सही है जी? देखो, ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए रिकमेंडेशन होती है, सही है ना? एक शेयर होल्डर नहीं करता। हाँ, मेजर शेयर होल्डर, जी जी जी, आगे। चलो मैं तुम्हारा सवाल समझ गया। फिर क्या? अब सुने, अब भाई इन्होंने वही कहा, अब मैं तुम्हें इसके एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ ना। इन्होंने कहा, ये कहानी अभी बताई थी मैंने, पूरी हेस्कॉल की एग्जांपल दी थी। इन्होंने कहा भाई ऑनलाइन में सुनना, इन्होंने एक बात कही कि भाई सर एक फ्रॉड हो गया और हमें पता ही नहीं चला, वो निकल भी गया, हमने ऑडिट भी कर लिया, रीजनेबल एश्योरेंस भी दे दी, इवन मटेरियलिटी का भी बता दिया। भाई आपके सैंपल में आया? नहीं आया। पहले तो ये बताओ, नहीं आया। कल को केस होता भी है, आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन दे दोगे, सही है? आपकी चेकिंग होगी, आपका खुद का ऑडिट होगा, आपके सैंपल में वो अगर अपीयर नहीं हुआ तो आप बोलोगे मैंने कौन सी एश्योरेंस दी थी? रीजनेबल एश्योरेंस, तो मैंने काम किया था सैंपल बेसिस पे।
मेरे सैंपल में नहीं आया तो मेरा मसला नहीं है। और फिर मैं बात कहूं, अगर दूसरी टोपी, पहली टोपी समझ आई रीजनेबल, अच्छा दूसरी टोपी कि भाई शेयर होल्डर बोल रहा है कि तुमने ये फ्रॉड क्यों नहीं पकड़ा। अच्छा तो यानी मैं यूं सोच सकता हूं बच्चों, तुम बताओ मुझे, डिटेल डिस्कशन है तो अच्छी बात है, क्या मैं यूं सोच सकता हूं कि पहले तो बल्ली आएगी मटेरियल पे, हाँ या नहीं? अच्छा अगर मटेरियल पे बल्ली आएगी तो पहले उसको बता दो मटेरियल होता क्या है जो तुम्हारे इकोनॉमिक डिसीजन को इफेक्ट करे। वेरी गुड। अच्छा चलो अगर मटेरियल निकला तो फिर यहाँ पे कहानी आएगी कि हमने कौन सी एश्योरेंस दी थी, रीजनेबल एश्योरेंस। तो ये सारी देख दाग की चीजें बनाई गई हैं। जी आप कुछ पूछ रहे थे? बिल्कुल 15 वेरीफाई नहीं करके, गलत गलत गलत। देखो मटीरियलिटी, आप ये गलत बात कह रहे हो। सुनो भाई, एक बच्चे ने सवाल पूछा ऑनलाइन वालों, प्लीज सुनना। एक बच्चे ने सवाल ये पूछा कि भाई मैं भी ऑडिटर हूँ, मैंने 10 चीजें वेरीफाई की, दूसरा ऑडिटर है उसने 15 वेरीफाई की। मटीरियलिटी हैज नथिंग टू डू विद दिस। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन तो सैंपलिंग है। वेरिफिकेशन क्या है? सैंपलिंग है। वो आपका सैंपल साइज, अब मैं तुम्हें सैंपलिंग का जो टॉपिक कराऊंगा ना आज सिखा देता हूँ ऐसी बातों बातों में। तुम्हारा रिस्क जो तुमने पहले डिटरमाइन किया था, चलो मैं तुमसे पूछता हूँ, इधर एक गेम खेल लेते तुम लोग, कहाँ वहां भी जाते हैं, अभी यहीं सीख लेते हैं, तो आ जाओ। तो मेरी कहानी अलग निकल गई है वैसे, पर हमें, मैं इसको खाली आखिरी बार बता के मटेरियलिटी के कॉन्सेप्ट पे आगे चलूंगा। सुने, आपने रिस्क असेसमेंट की, सही है, सुनना, आपने अगर बच्चों रिस्क असेसमेंट की और रिस्क है ज्यादा तो मैं मटीरियलिटी रखूंगा कम। देखा, ये उल्टी बात है। सुनो, मटीरियलिटी रखूंगा कम, सुनो, अगर मटीरियलिटी रखूंगा कम तो वेरीफाई करूंगा ज्यादा। हाँ भाई, हाँ या नहीं? ऐसा है, लॉजिकल सी बात है। देखो यही तो पूरा रिस्क का गेम है, सारी चीजें बेस करती है रिस्क असेसमेंट पे। तो ये चीज तो आप इसके अंदर ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर चुके होंगे। और रिस्क अगर ज्यादा होता है, मटीरियलिटी होती है तो सैंपल साइज ज्यादा, क्योंकि वैसी बात है थ्रेशोल्ड से सभी ऊपर आएगा, और सभी ऊपर आएगा तो तुम्हें सब चेक करना पड़ेगा। बात समझ आई? क्लियर है जी? वी हैव ऑडिटेड आयदा, और आयदा में क्या लिखा था सब ये? देखें, सुने, दो अलग अलग बात है ना। तो सुनो 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 यार भाई, हम ये कहते हैं कि हमने ऑडिट किया आयजा के हिसाब से। किसका ऑडिट किया है? फाइनेंशियल्स का, जो कि बने हुए किसके हिसाब से? आईएफआरएस के हिसाब से। दो अलग अलग बातें। ऑडिट आयजा के हिसाब से हुआ है, एफएस आईएफआरएस के हिसाब से बने हुए, सही है? ऑडिट आयजा के हिसाब से हुआ है ना। किसका ऑडिट हुआ है? फाइनेंशियल्स का। फाइनेंशियल्स किसके हिसाब से बने हैं? आईएफआरएस के हिसाब से। तो उसको फ्रेमवर्क तो बताओ, और ये फ्रेमवर्क तुम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके होगे एंगेजमेंट लेटर में कि तुम इसके तहत फाइनेंशियल्स बनाओगे। क्लियर है? ओके जी। अच्छा भाई, आखिरी सवाल, सर क्या हम फर्म की सैंपलिंग मेथड अलग, यार हर फर्म का अलग होता है, मैं सिखाऊंगा ना जानी, पर अच्छा आप प्लीज सारे सवालों को यहाँ पे मार के कत्ल करके सिर्फ इतना बता दो, तुम लोगों ने तो बातों बातों में ये सैंपलिंग भी सीख ली है, इधर मुझे सिर्फ इतना बता दो, क्या मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? पक्का? चलें जी, अब मैं आपको बताऊं, आपका 30-40% टॉपिक तो कर ही लिया आपने बातों बातों में कि सैंपलिंग ऊपर नीचे ज्यादा कम, प्लीज पर वो डिटेल में करेंगे, सही है जी? ओके। आखिरी सवाल पे जितेश कह लें, ब्रोकरेज हाउस में कमीशन होती है, उस अमाउंट कम होती है, वो भंगी जो इधर सुनो, इधर इधर ब्रोकरेज हाउस में जितेश अगर कमीशन होता है तो वो एक ट्रांजैक्शन नहीं होती, दिन की लाखों ट्रांजैक्शन होती हैं, तो सबको सम करेगा ना तो ज्यादा हो जाएगा, सही है जितेश? बात समझ आई? तुम अगर एग्जांपल दे रहे हो तो फिर इंडस्ट्री को समझो। सुनना, हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो भाई अगर मैं ब्रोकरेज की बात करूं, चलो मैं कह रहा हूं 0.1% है, तो भाई 0.1% एक ट्रांजैक्शन पे दिन में लाखों होती हैं, तो वो सबके हिसाब से ज्यादा ही हो जाती है, क्योंकि उसकी कमाई यही है, उसका रेवेन्यू यही है। बात समझ आई? बिल्कुल ऐसा है। क्लियर है जी? आगे चलें भाई। भाई यहाँ तक हो गया ये? अल्लाह की कसम। हाँ जी पूछो। चले, पूछना था कुछ शहजर? कोई भी नहीं है? चलिए जी आगे। ऑडिटर एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट थ्रू आउट दी ऑडिट। देखो अब ये भी बता रहा हूँ, सुनो, उसको ये भी बता रहा हूँ कि भाई
मैंने जो ऑडिट किया है ना वो जजमेंट के हिसाब से किया है, मैं कोई नजूमी नहीं हूं कि मुझे सब पता होगा। बात समझ आई? आगे, obtaining understanding of internal control relevant to audit to design audit procedure but not for expressing opinion on those controls। अब एक बात सीखो, देखें एक चीज सीखो इसमें। वो कह रहा है कि भाई जब मैंने ऑडिट किया था मैंने एंटिटी को एनवायरनमेंट को समझा ही था। वो बोल रहा है मैंने इंटरनल कंट्रोल्स को भी समझा था जो कि इदारे ने लगाए, क्योंकि उसी के जरिए फाइनेंशियल्स बनते हैं। याद है मैंने अभी बताया था? अच्छा, उसी के जरिए फाइनेंशियल्स बनते हैं। तो फिर आपको कल को जो आपका शेयर होल्डर है वो ये नहीं कहे भाई रिपोर्ट दे इंटरनल कंट्रोल्स पे, मैं बोलूंगा मैंने, याद करो, सुने, मैंने इंटरनल कंट्रोल पे रिपोर्ट नहीं देनी, मैंने सिर्फ उसको समझा था। और किस लिए समझा था? ताकि मैं अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को डिजाइन कर सकूं। याद है मैंने बताया था कि कंट्रोल्स वीक होंगे तो काम होगा ज्यादा। बात समझ आती है? तो उसको भी यही बोल रहा हूँ, मैंने कहा तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखना कि बाबू तुम्हें इस पे भी रिपोर्ट मिलेगी। अलबत्ता मैं इस पे रिकमेंडेशन, रिपोर्ट नहीं रिकमेंडेशन, मैनेजमेंट लेटर में लिख के दे सकता हूँ कि ये मसले हैं, हो सकता है तो सही कर लेना, मेरी बाकी इसके अलावा जिम्मेदारी नहीं है। ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ क्या ये बात समझ आई? जल्दी से। अब वैसे बालिका बिल्कुल सही कह रही है, ये जो पोर्शन है ये फुल ऑफ डिस्क्लेमर्स है। फुल ऑफ डिस्क्लेमर मतलब बाबू बस, हाँ हम, हमारी माफी है, हमारी पकड़ तब है जब मेरे सैंपल में कोई चीज आ जाए। सही है जी, आगे। Conclude on the appropriateness of the management's use of going concern basis of accounting। अच्छा, इसके पहले सुने, इसके पहले मैंने बताया था जिम्मेदारी किसकी है, गोइंग कंसर्न की। अच्छा आप देखो एक लिंकेज बताता हूँ, नहीं पता होती है सुन लो इधर। अच्छा ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पार्टनर्स जो हमारे साथ थे वो इतने नॉलेजेबल थे कि हमें ट्रेन करते थे इसके ऊपर। सुनो, ये चौथा इसका और ये आखिरी वाला पढ़ो जो अभी आ रहा है, ये वाला मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये और ये। सही है? सुने क्या था, क्या सुनना, दोनों को कनेक्ट करते हैं। इससे पहले वाले भी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैंने बताया था कि गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करता कौन है? मैनेजमेंट। बात समझ आई? जिम्मेदारी किसकी लगा दी? मैनेजमेंट की। वो बोल क्या रहा है? मैं सिर्फ पहले जजमेंट देखो, मैं पूरे ऑडिट में से जजमेंट लगाता हूँ, मैं पूरे ऑडिट में से क्या लगाता हूँ? अच्छा तीनों को लिंक करता हूँ ताकि आपका सवाल ही नहीं है ना कि भाई यहाँ पे कंक्लूड कैसे कर रहा हूँ। सुने, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है गोइंग कंसर्न की असेसमेंट की, सही है? हम क्या लगाते हैं? जजमेंट। जजमेंट किस पे लगाते हैं कि क्या वो अजम्पशन एप्रोप्रिएट है या नहीं। बात समझ आई? अच्छा तुम अगर लिख दो कि तुमने कंक्लूड किया है, कंक्लूड किया दैट मींस कि सब सही है, कंक्लूड किया मतलब सब सही है, तुम्हारी बचत कहां से होगी? जजमेंट। जजमेंट जजमेंट बाबू हम क्या करते हैं? सिर्फ जजमेंट। जिम्मेदारी किसकी? मैनेजमेंट की। अच्छा तो भाई हम सिर्फ ये बता रहे हैं, उसको सुनना, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न असेसमेंट की थी कि हम चल सकते हैं। मुझे पूरे ऑडिट में कुछ ऐसा नहीं लगा कि गोइंग कंसर्न का मसला, इसलिए मैंने तुम्हें रिपोर्ट भी नहीं किया। क्या ये बात समझ आई? यानी देखो मैं अपनी जिम्मेदारियां बता रहा हूँ। सुनो एक बिल्कुल बेसिक, पहली जिम्मेदारी क्या है, मैं कौन सी एश्योरेंस देता हूँ? रीजनेबल एश्योरेंस। फिर बता दिया रीजनेबल एश्योरेंस होती क्या है। वेरी गुड, दो चीजें होंगी। तीसरा मटेरियल चीज क्या होती है? तीसरा प्रोफेशनल जजमेंट होती है भाई। और इंटरनल कंट्रोल को समझता हूँ सिर्फ ऑडिट प्रोसीजर्स के लिए, उस पर रिपोर्ट नहीं करता। फिर मैं ये भी काम करता हूँ कि जो इदारा कह रहा है कि मेरे फाइनेंशियल्स यानी मेरी कंपनी अगले 12 महीने चलेगी, उसकी असेसमेंट को आंखें बंद करके एक्सेप्ट नहीं करता, उसको खाली उसकी एप्रोप्रिएटनेस चेक करता हूँ। पर क्या लगा के? जजमेंट लगा के। बात समझ आई? चले जी, यानी एक चीज है ना, अगर आप फाइनेंशियल्स पे रिपोर्ट दे रहे हो तो आप साइन कर रहे हो रिपोर्ट पे कि ये कंपनी अगले 12 महीने चलेगी, ऐसा ही है। तो वो कह रहा है कि भाई जरा इस पे बता दो कि मैंने खाली इसकी असेसमेंट को एनालाइज किया है, यानी कि एप्रोप्रिएट है या नहीं है। व्हाट इफ ऑन द फेस ऑफ इट तुम्हें पता है, दुनिया को मार्केट में भी न्यूज आ गई है, प्लीज सुनना, कि भाई ये इतने बड़े डेट में है कि ये कंपनी अभी बस गई, तो तुम मुझे बताओ कंपनी कह रही है हम गोइंग कंसर्न मान लोगे? नहीं। उसकी गोइंग कंसर्न, अच्छा वो कह रही है, सुनना, वो कह रही है, लिख के दे रही है कि भाई हम अगले 12 महीने चल सकते हैं, तो उसकी गोइंग कंसर्न की अजम्पशन है अजम्पशन है, पर एप्रोप्रिएट नहीं है। क्यों नहीं है भाई? हालात और वाकयात ही नहीं बता रहे थे। तो मुझे एक बात बताओ, वो यही तो कह रहा है, वो कुछ भी कहे, तुम्हें सिर्फ उसको क्या करना है?
जज करना है और जज करके बताना है कि क्या उसकी गोइंग कंसर्न की अजम्पशन एप्रोप्रिएट है या नहीं है, सब्जेक्ट टू कि तुम्हें कुछ चीजें बताओ, नहीं पता तो नहीं पता, क्योंकि कौन सी एश्योरेंस है, रीजनेबल। वेरी गुड जी। अच्छा आप सुने इधर, ये कह रहे हैं कि सर गोइंग कंसर्न का कोई इशू होता, मैं कह रहा हूँ गोइंग कंसर्न का इशू नहीं है, क्योंकि तभी तो बोल रहा हूँ कि मैंने जो उसने असेसमेंट की है उसको खाली एप्रोप्रिएटनेस देखी है उसकी, आगे जाके बताऊंगा, सुनना है इधर क्या कह रहा है, एक मिनट सुनो, इधर सुन लेते हैं इसकी बात। हाँ जी क्या कह रहे हो, मैं आपको एक बात बताऊं, इधर सुनो, इधर इधर आपने शायद अभी ये रिपोर्ट खत्म नहीं किया मेरे साथ, आगे जाके एक बात बताऊंगा, जब गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट नहीं होती तो ऑडिटर्स रिपोर्ट के पैराग्राफ में ये पैराग्राफ नहीं आता। वापस से सुन लो एक बात, आगे जाके एक चीज सिखाऊंगा, सुनो इधर, सवाल वैलिड है, अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड नहीं है पहली बात, तो हम ऊपर कहीं छेड़खानी करेंगे तो फिर यहाँ पे वो पैराग्राफ नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा सर, बात समझ आ रही है, तो ऑप्शनल नहीं है भाई, मैं सिर्फ कह रहा हूँ, पहले चुपचाप सुननी है, चुपचाप सुननी है, सुनो, मैं सिर्फ एक चीज कह रहा हूँ, आगे जाके एक एक एलिमेंट को मैंने पिक करना है, सही है, पहली चीज, ज्यादा बातें नहीं, पहली चीज मैंने कहा गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड है, मैंने सब वेरीफाई भी कर लिया, कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है, ओपिनियन सही आएगा, मटेरियल अनसर्टेनिटी भी नहीं है, वो पैराग्राफ भी नहीं आएगा, सही है, मैंने कहा ये गोइंग कंसर्न असेसमेंट जिम्मेदारी किसकी थी, मैनेजमेंट की, फिर मैं यहाँ सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैंने सिर्फ उसको क्या किया, असेस किया है कि रीजनेबल है या नहीं है। अब इसको उलट करके देख लेते हैं, मैं कहता हूँ अगर गोइंग कंसर्न का मसला था, सही है, तो तब भी मैं ये तो बताऊंगा ना कि मेरी एप्रोप्रिएटनेस की जिम्मेदारी थी, तो क्या लिखा, कंक्लूड ऑन द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अगर गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है ही नहीं तो ऊपर ये बात मर जाएगी, यहाँ पे तो उसका जिक्र करने की नीड नहीं है, पर ये आगे बताऊंगा, अभी आपको सिर्फ क्या सोचना है कि नहीं, सुने, अभी आपको सिर्फ ये सोचना है कि ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है, पहली चीज क्या सोचना है, ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है, मटेरियल अनसर्टेनिटी का मसला नहीं है, तो उसने जो गोइंग कंसर्न अजम्पशन ली है वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और मैंने उसको जज कर लिया, सही है, आगे जाके चेंज होगी ये बात। अच्छा जी आगे, कम्युनिकेशन with those charged with governance regarding among other matters, सुनना, आप लोगों ने अभी मतलब कुछ चीजें की होंगी, हम those charged with governance से कुछ कम्युनिकेट करते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स की वीकनेस को बताते हैं, हाँ या नहीं, अच्छा इंटरनल कंट्रोल की वीकनेस को बताते हैं, ये आप लोगों को पता है, आगे रिगार्डिंग अमंग अदर मैटर्स, यानी बोल रहे इसके अलावा आप क्या बताएंगे, द प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit। हम उसको सिर्फ ये लिख के दे रहे हैं कि हम आपसे, हमारी जिंदगी क्या किसकी जिम्मेदारी है, ये ऑडिटर की, वो बोल रहा है कि भाई ऑडिटर आपको फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई फ्रॉड पता लगा तो आप किसको बताओगे, अच्छा मैनेजमेंट को बताओगे, तो चोरी उसने की उसको बता के क्या फायदा, अगर फ्रॉड किया है, सुनना, अगर फ्रॉड हुआ है तो फ्रॉड आप किसको बताओगे, दो शार्प विद गवर्नेंस को। अच्छा वो कहता है क्या, सुनना, कम्युनिकेशन हमारी ऑडिटर की जिम्मेदारी का पैराग्राफ है, वो बोलता ये है कि ऑडिटर की जिम्मेदारी में हमारी एक और जिम्मेदारी आती है कि हम टाइम टू टाइम आपसे कुछ कम्युनिकेशन करेंगे, उन कम्युनिकेशन में पहली चीज क्या है, हमारे ऑडिट की प्लानिंग। अच्छा ऑडिट की प्लानिंग ये नहीं कि हम आपका ऐसे ऑडिट करने वाले हैं, उसको बताएंगे हमारे रिसोर्सेज कितने आएंगे, हम क्या क्या जगहों पे जाएंगे और क्या क्या चीजें हमें चाहिए, इसकी बात हो रही है, ये नहीं हो रहा कि हम ये वेरीफाई करेंगे, वो तो बोलेंगे बाबू क्या हो गया, सब तो बता रहे हो तुम अभी, तो क्या बता के ऑडिट होता है, नहीं, ये सिर्फ बोल क्या रहा है, उसको रीड करो जरा, वो बोल रहा है कम्युनिकेशन विद दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस अमंग अदर मैटर्स, फ्रॉड की मैटर हो सकते हैं। अच्छा एक और चीज, अगर मैनेजमेंट का बंदा तुम्हें कोई डेटा नहीं दे रहा, नहीं तो फिर किसको बोलोगे, दोस्त चार्ज्ड विद गवर्नेंस को, यानी बोल रहा है अमंग अदर मैटर्स हमारी एक और जिम्मेदारी बनती है, हम आपको बताएंगे प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट, ठीक है, देखो शेयर होल्डर ने तुम्हें अपॉइंट किया है, सुनना, शेयर होल्डर ने तुम्हें अपॉइंट किया और तुम बैठे हुए हो 6 महीने से रिपोर्ट लेके, तुम उसको दे नहीं रहे रिपोर्ट, भाई तो मुझे एक बात बताओ, क्या प्लान टाइमिंग एंड स्कोप होना चाहिए कि भाई कब तक ऑडिट फाइनल होगा, और आगे एंड सिग्निफिकेंट ऑडिट फाइंडिंग्स, एक चीज उनके फिक्स एसेट रजिस्टर में उन्होंने थद्दों पे लिखा हुआ है
कि भाई ये एसेट है, तुमने फिजिकली वेरीफाई भी कर लिया, सही है सुनना, तुमने फिजिकली भी वेरीफाई कर लिया, पर उन्होंने फिक्स एसेट रजिस्टर नहीं बनाया हुआ लॉ के हिसाब से, तो क्या पीपी नहीं था डेप्रिसिएशन गलत था? नहीं, बिल्कुल था। उनकी चीज नहीं बनी हुई जिसका नाम है फिक्स एसेट रजिस्टर। वापस से देखो, फिक्स एसेट रजिस्टर क्या है? आपको लॉ कहता है कि भाई आप एसेट्स के नाम लिखें, उसकी एक्विजिशन डेट लिखें, उसकी कॉस्ट लिखें, और उसका हर साल का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी उसके साथ साथ लिखें। ये पूरा ये रजिस्टर बन जाएगा। इससे आसानी क्या होती है? हर चीज आपकी फॉर्मेट में होगी। और बोलता क्या, ये TR6 है, आई थिंक, मुझे याद नहीं आ रहा, ये आपकी आईकेप की साइट पे भी मौजूद है। आईकेप की साइट पे ये लिखा हुआ है कि हर कंपनी को इस फॉर्मेट के तहत अपना फिक्स एसेट रजिस्टर बनाना है। उसमें क्या होता है? एसेट्स के नाम, एसेट की टैगिंग। एसेट की टैगिंग मतलब कि अगर मेरा लैपटॉप है तो AN के 101 लिखा होगा या जो भी है। अच्छा, टैगिंग क्यों लाजमी होती है? ढूंढने में आसानी हो, आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। अच्छा, मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूँ, अगर रजिस्टर बना हुआ है पर उस लॉ के हिसाब से नहीं बना हुआ, तो क्या ये कंप्लायंस इशू है? अच्छा जी, तो क्या मैं ये अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई कर दूं? नहीं, रिपोर्ट को क्वालिफाई नहीं करूंगा, रिपोर्ट को क्वालिफाई नहीं करूंगा, बट हाँ किसको बताऊंगा? डायरेक्टर्स को, कि भाई जरा इस पे ध्यान दे दो, कल को अगर कोई वेरिफिकेशन आई तो तुम पे पेनल्टी लग सकती है। क्या ये बात समझ आई? क्लियर है ये वाली बात? तो देखो आगे क्या कहता है, communication with those charged with governance regarding among other matters the planned scope and timing of the audit and अच्छा, स्कोप का मतलब क्या? सुनना, टाइमिंग तो समझ आ गया, स्कोप का कोई मतलब बताओ जल्दी से। वेरी गुड, क्या बोल रही है? सर किस हद तक? क्यों ये स्कोप क्यों बता रहा हूं उसको? वापस से देखो, अपने सुनना, आपने ये बता रहे हो अपनी जिम्मेदारियों में, आप उसको ये बता रहे हो कि भाई हम अच्छा, ये रिपोर्ट जा किसको रही है? शेयर होल्डर। पहले एक माइंड मैप क्लियर करते हैं, ये रिपोर्ट जा किसको रही है? शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर को आप ये बता रहे हो कि हम कुछ चीजें डायरेक्टर्स को बताते हैं, सही है? उनमें से एक चीज होती है प्लान टाइमिंग, कि कितने टाइम में ये ऑडिट हो जाएगा। दूसरा, स्कोप, कौन सी एश्योरेंस होती है? रीजनेबल एश्योरेंस। तो ये इनको बता रहा हूं भाई, हम जो डायरेक्टर्स को टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करते थे उसमें हमने स्कोप भी बताया। किसको बताया? अच्छा, साथ साथ कोई इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी है तुम लोगों को जाननी है तो वो इस रिपोर्ट में शामिल नहीं है। मैंने किसको बताई नहीं है? डायरेक्टर्स को। क्या इस पूरे पैराग्राफ का मतलब समझ आया? जी सर आपने बताया था कि IS 16 के रजिस्टर बना रही है, लेकिन इसमें नॉन बना रही है, ये नॉन कंप्लायंस में एम्फसाइज मैटर में नहीं। ये नॉन कंप्लायंस तब एम्फसाइज मैटर में दिखाऊंगा जब मैं फाइनेंशियल्स में डिस्क्लोज करूंगा। क्या ये कोई कंटिजेंसी है? फाइनेंशियल्स में कंटिजेंसी आती है, सही है? ऐसी चीज हम वहां पे बता के क्लोज कर देते हैं। जी, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस मतलब है डायरेक्टर, मैनेजमेंट जो काम कर रही है, इनको ओवरसी करने के लिए डायरेक्टर्स बैठे होते हैं, सही है जी? आगे, स्टेटमेंट दैट द ऑडिटर हैज कंप्लाइड विद द रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग independence including all relationships and other matters that may impair independence। ये कहीं और भी बोला था, ऊपर हेडिंग भी लिखी हुई है, इधर सुनना, ऊपर हेडिंग भी लिखी हुई है इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं पूरे ऑडिट के दौरान क्या रहूंगा? इंडिपेंडेंट रहूंगा। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ तक बात समझ आई? चलिए, अच्छा वैसे ऐसे डिस्कशन के लिए गोली गोली क्या सबसे पहले बताऊंगा? रीजनेबल एश्योरेंस दूंगा। रीजनेबल एश्योरेंस क्या होती है ये बताऊंगा। चलिए जी, वेरी गुड। आगे 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 सुनो, मटेरियलिटी। अच्छा, इसके बाद प्रोफेशनल जजमेंट यूज होती है। इसके बाद इंटरनल कंट्रोल का रिपोर्ट नहीं दूंगा, कोई ओपिनियन नहीं दूंगा। इसके बाद वेरी गुड यार। अच्छा जी, इसके बाद मैं बोलूंगा कि मैंने कुछ चीजें किसको बताई हैं? डायरेक्टर्स को बताई हैं, जिसमें प्लान टाइमिंग एंड स्कोप था और इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसीज थी। अगर तुम्हें जानना तो किससे पूछना? डायरेक्टर से पूछना, मैं उस पर रिपोर्ट नहीं देता। अच्छा जी, आखिरी स्टेटमेंट दैट मैं पूरे ऑडिट में क्या रहा था? इंडिपेंडेंट। अच्छा, इवन दो ये ऊपर बताया हुआ हेडिंग के अंदर, तो यहाँ पर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बता। अच्छा, अब ये जो बल्ली है ना, ये ऑडिटर पे डाली गई है, क्योंकि देखो इतनी जगह तुमने सेव किया है, यहाँ पे बोल रहा हूँ इंसान करके काम करना। सीधी सी बात है, लॉजिकल सी बात है यार। सब जगह तुम सेव हो गए तो यहाँ पे तुम बता रहे हो ना कि भाई मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं क्या रहूंगा? इंडिपेंडेंट। चलिए जी आगे, आखिरी चीज, कम्युनिकेशन ऑफ
Key audit matter that were of the most significance in the audit of financial statements. अच्छा जी सुने, वो कहता है मेरी जिम्मेदारियों में एक और जिम्मेदारी थी कि मैं कौन से मैटर्स बताऊंगा। अच्छा एक चीज सुनो, यहाँ पे एक गेम अलग है, सुनो, इसमें एम्फेसिस ऑफ मैटर का नहीं कहा, सुने, इसमें एम्फेसिस ऑफ मैटर का नहीं कहा, इसने की ऑडिट मैटर को एम्फेसाइज किया है। यानी ये जो भी चीज है ये बहुत लाजमी है, यानी ये तो आपको बतानी है अगर कंपनी कौन सी है, लिस्टेड है। यानी सर क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी के पैराग्राफ में ये पैरा कब आएगा, लिस्टेड कंपनी हो। बात सब तो फिर बाकियों में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसमें जिम्मेदारी, भाई उसमें जिम्मेदारी नहीं होती है। तो देखो ये पता है क्यों तैयार करो अपनी बहस मोबाइल से क्यों हो रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जब तुम्हें वो ऑडिट रिपोर्ट दे देगा और बोलेगा इसमें गलतियां निकालो, तो फिर दादा एक बात याद रखना, ऊपर अगर कैम बताया वहां से भी हटेगा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे भी लिखा हुआ तो यहाँ से भी हटेगा। अच्छा दूसरा, अगर नहीं है और लिस्टेड कंपनी है तो वहां पे भी आएगा, यहाँ भी आएगा। तो भाई देखो ये ऐसे इसकी चुरंगियां हैं, पर ये जितनी लिंकिंग है वो तुम्हारी सोच है। पर अभी अच्छा अभी मेरा टाइम तो है ना इधर, अच्छा 2 मिनट और इधर देख लो बस। अच्छा इधर सुनना, हमने ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैरा पिक किया। अच्छा 1 मिनट सर, यहाँ हम क्या कम्युनिकेट करेंगे ये सब कि हम नहीं, इधर सुने, शर्जील गलत मिस इंटरप्रेट करेगा दादा, बातें नहीं। शर्जील मेरी जान, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में से लिख के दूंगा कि मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं क्या कम्युनिकेट करूंगा, की ऑडिट मैटर, सही है, सिर्फ ये लिख के दिया था क्योंकि बाकी सारी चीजें तो लिख के दी है ना बस। अच्छा जी इधर तो मेरा क्वेश्चन है, अगर मैनेजमेंट की गोइंग कंसर्न का अजम्पशन गलत हुई तो मैं फिर यही कह रहा हूँ, अगर मैनेजमेंट की गोइंग कंसर्न की अजम्पशन गलत है और आपको पता है तो ये तो मिस स्टेटमेंट है, और इतनी बड़ी मिस स्टेटमेंट है कि आपको फाइनेंशियल पे रिपोर्ट ऐसी देनी चाहिए कि खराब खत्म। बात समझ आ रही है भाई? देखो लॉजिकल सी बात है, तुम लोगों को पता है कि गोइंग कंसर्न मैनेजमेंट की सही नहीं है, तो भाई मुझे एक बात बताओ, तो क्या मैनेजमेंट सही कर रही है गलत कर रही है? गलत कर रही है। तो तुम उसको बोलोगे कि भाई अपने फाइनेंशियल ऐसे बनाओ कि अपने सारे एसेट्स करंट एसेट्स में दिखाओ, सारी लायबिलिटीज करंट लायबिलिटी। मैं क्यों करूंगा ऐसा? गोइंग कंसर्न इशू अगले 1 साल में कंपनी वाइंड अप हो जाएगी। अच्छा आप सुने, तो एक चीज, पहली गोइंग कंसर्न का मसला है कि अगले 12 महीने कंपनी नहीं चलेगी, पहली चीज। मैंने कहा बालिका अगर तुम्हें पता है, सही है, तो आप पहले मैनेजमेंट से कहोगे कि अपने फाइनेंशियल्स बनाओ किस फॉर्म में, करंट एसेट्स को, सारे एसेट्स को करंट एसेट में दिखाओ, सारी लायबिलिटीज को करंट लायबिलिटीज में दिखाओ। अच्छा जैसे ही आपने ये किया तो मिस स्टेटमेंट चली गई, हाँ या नहीं? वेरी गुड यार, मिस स्टेटमेंट चली गई। तो अब मुझे एक बात बताओ, मिस स्टेटमेंट चली गई तो ओपिनियन इफेक्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपने सारी चीजें बिल्कुल पप्पू बताई हैं। बात समझ आई वाली का? जल्दी बताओ, क्लियर है? अच्छा जी आगे सुने, इधर लोकेशन ऑफ, अच्छा ये वैसे तुम लोगों ने जितना डिटेल में भी किया है ना, बात खुदा इससे ट्रिपल डिटेल में होगा जब हम एक एक एलिमेंट को पिक करेंगे। मैं चाह रहा हूं कि एक बार में इसकी पूरी साइकिल माइंड मैप बन जाए। आगे वो ये कहता है कि ये जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैराग्राफ है, ये तुम किस किस तरीके से रिपोर्ट में दिखा सकते हो। आगे देखो, वो कहता है या तो आप ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ही दिखा दो जैसे अभी था, हेडिंग डाल दो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ, सही है। दूसरा बोलता है कि भाई एक काम ये करें, हेडिंग डालें और लिख दें रिपोर्ट के पीछे अनेक्जर लगा हुआ है। अनेक्जर मतलब कागज का एक पन्ना अलग से, ताकि आपकी रिपोर्ट क्या हो जाए, छोटी हो जाए, क्योंकि जिम्मेदारी आप अलग से बता दो, अनेक्जर का रेफरेंस दे दो। बात समझ आ रही है? यानी मैंने किया ये कि 2 पेजों की अगर फॉर एग्जांपल रिपोर्ट बन रही है, हेडिंग डालता, इसके अंदर सारी बकवास करता तो 3 पेज की हो जाती। मैंने क्या कहा, रिपोर्ट का साइज छोटा रखने के लिए अनेक्जर का रेफरेंस दे दिया और अलग से चिपका दिया पीछे। बात समझ आई? तो क्या इसके कितने तरीके अब तक? 2। पहला पार्ट में बता दो, यानी जैसे बताते हो नॉर्मल वैसे पैराग्राफ में, या तो अनेक्जर। तीसरी चीज अगर रेगुलेटर, प्लीज सुनना ये बहुत अहम चीज है, अगर रेगुलेटर यानी आपका एसईसी जो कंपनीज को गवर्न करता है, वो ऑडिटर की जिम्मेदारी अपनी वेबसाइट पे बता चुका है, और उस जिम्मेदारियों में और आइजा की जिम्मेदारियों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो आप क्या करना, लिंक दे देना और बोलना यहाँ पे जाके हमारी जिम्मेदारियां देख लो। पर मुझे एक बात बताओ, अगर वहां पे जाके जिम्मेदारियां अगर वो देख लेगा तब भी तो बात वही है,
हाँ या नहीं है? पर मुझे एक बार अगर लिखा हुआ है एससीसीपी रेगुलेटर ने अगर डिफाइन की है और वो सेम है तो क्या दे दो, लिंक दे दो, यानी दिस इज एज गुड एज एन एनेक्जर। पर एनेक्जर आपको लगाना पड़ता है, ये लिंक से चिपकाना होगा, वो खुद जाके वेबसाइट पे देख लेगा कि ये बात समझ आई। क्लियर है जी? अच्छा जी, अब 2 मिनट और बस इधर मोहब्बत में, ताकि इसको खत्म करें। कितने एलिमेंट्स हो गए? 10। अच्छा, ये अब बिल्कुल मामूली सी चीजें हैं ये। रिपोर्ट ऑन अदर रेगुलेटरी मैटर्स। एक तो रिपोर्ट देते हो शेयर होल्डर को, हाँ गलत सुना, एक तो रिपोर्ट देते हो अपने शेयर होल्डर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, ये इस पे सवाल आएगा, सही है, और उसकी वेटेज 4 नंबर की रही है सिविल्स वाले कंपोनेंट, सही है। तो सुन लेना, मैं कह रहा हूँ आपने रिपोर्ट दी किसको? शेयर होल्डर को। अच्छा, फाइनेंशियल्स पे रिपोर्ट जाती है ना। अच्छा, अब अगर कुछ एससीसीपी है, कंपनी हमारा रेगुलेटर है, एससीसीपी को चाहिए ये, मैं कहानी बता रहा हूँ सुनना, ये भाई अहम है। एससीसीपी को अगर ये चाहिए कि हर कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी अपने रिकॉर्ड, देखो फाइनेंशियल्स तो एक पेज है ना, इसके पीछे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये होता है सब, जनरल एंट्रीज होती है, जनरल लेजर होता है, ये सारी चीजें हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर एससीसीपी ये सबको चेक करने लग जाए तो उसके लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। एससीसीपी हर किसी की देख रेख नहीं कर सकता, इसलिए पता है उसने क्या किया? ऑडिटर की जिम्मेदारी लगा दी। सुने, ऑडिटर की जिम्मेदारी लगा दी। ऑडिटर ने कहा बाबू, बीइंग इन पाकिस्तान, तुम फाइनेंशियल्स पे तो रिपोर्ट दोगे, वो अपनी जगह, मैं तुम्हारी एक और बल्ली सेट करता हूँ, वो तुम रिपोर्ट में लिखोगे बट वो मेरे लिए होगा। हाँ वाकई, वो किसके लिए होगा? एससीसीपी के लिए होगा। अच्छा, अपने वो क्या है जरा सुन लेते हैं, ये बहुत ही बिल्कुल यूं 200 की स्पीड में निकलेगा, इधर देखें। वी फर्दर, अच्छा फिर हम क्या लिखेंगे? वी फर्दर रिपोर्ट दैट इन आवर, ये फर्दर क्यों लिखा है? एडिशनल, ये फाइनेंशियल्स पे ओपिनियन, फाइनेंशियल्स पे कहां था? ऊपर हो चुका, फाइनेंशियल्स पे हो चुका, ये किसकी मस्ती है? लॉ की। चलिए वेरी गुड, आगे। अब मुझे एक बात बताएं, हम लिख के देंगे प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन केप्ट बाय द कंपनी एज रिक्वायर्ड बाय कंपनी जाएगी, क्या है ये? सर लॉ कह रहा है कि भाई तुम लिख के दो कि इन लोगों ने अकाउंट सही बनाया है, बिल्कुल इनकी प्रॉपर बुक्स बनी हुई हैं, कल को अगर नहीं हुई तो तू तो साइड में कंपनी, पहले तुझे पकड़ूंगा मैं। बात समझ आई? तो अब बताओ कितना एससीसीपी ने आसान काम किया, खुद जाने के बजाय ऑडिटर को पीछे लगा दिया। अब तुम लिंक करके बताऊं तुम्हें, मैंने कहा था फिक्स एसेट रजिस्टर की बात हो रही है, तुम बताओ। अब सुने इधर फोकस के साथ, अगर फिक्स एसेट रजिस्टर है तो अगर नहीं बना हुआ तो यहाँ रिपोर्ट कर दूंगा। हाँ भाई तुम लोग बताओ, अगर फिक्स एसेट रजिस्टर नहीं बना हुआ यहाँ रिपोर्ट कर दूंगा। बात समझ आई? यानी सर देखिए वही तो मंजन है सारे कि वो लॉ कह रहा है आपको कि भाई अच्छा अब फिक्स एसेट रजिस्टर नहीं बना हुआ, अकाउंटिंग सही हुई है, तो क्या ओपिनियन का मसला है या बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स का मसला है? अच्छा तो क्या यहाँ बताऊंगा, क्या लिखूंगा? have been या have not been? not का वर्ड आएगा, खत्म, कहानी खत्म। बात समझ आई? चलें जी, जो जिसकी जहां पे जैसे प्रेजेंटेशन होगी वो तुम करोगे। देखो ये इतनी अहम बात है। आगे, अच्छा ये इधर, अच्छा भाई, द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट, द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पीएनएल एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, या तो फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो के किसमें होता है? एनपीओ एनजीओ में होता है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो, उसके नोट्स सारे बनाए गए हैं कंपनीज एक्ट के हिसाब से, क्योंकि आईएफआरएस की रिक्वायरमेंट अलग होती है, लॉ की रिक्वायरमेंट अलग होती है। आईएफआरएस की रिक्वायरमेंट तो तुम ऊपर फुलफिल कर चुके हो, ये किसके लिए? अच्छा, यानी वो तुम्हें कह रहा है कि बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स तुम बनाओ, सही है, वो भी सही होने चाहिए, और ये जो फाइनेंशियल्स बने हुए हैं ये भी लॉ के हिसाब से होने चाहिए। तो ऊपर हो तो गए थे आईएफआरएस के हिसाब से, तो ये किसकी बात है? लॉ की बात हो रही है। बात समझ आई? चलिए जी आगे। इन्वेस्टमेंट मेड, expenditure incurred and guarantees extended during the year were for the purpose of the company's business। आपने जितने भी एक्सपेंसेस वेरीफाई किए हैं ये आप लिख के दें कि वो आपकी जजमेंट में जो एक्सपेंसेस थे वो सारे बिजनेस के लिए थे, अदर देन बिजनेस नहीं थे। अब ऐसे हो रहा है कि भाई डायरेक्टर की मतलब वाइफ की बर्थडे पार्टी है तो यहाँ पे नचाने के लिए पैसे ले जा रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये, प्लीज सुनना, तो क्या ये फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस या फॉर द पर्पस ऑफ अय्याशी है? अय्याशी है। तो भाई ये भी करते, ये भी लिख के देना, दिमाग चलाना। इसके बाद आखिर में, अगर तुम डिविडेंड पे करते हो तो तुम पे जिम्मेदारी है कि तुम उसमें से क्या डिडक्ट करो? ज़कात।
और वो भी तुम लिख के दे दो। क्या बात समझ आई? अच्छा जी प्लीज फोकस करना है, ये खत्म करना है। अच्छा जी ये लॉ कंप्लाई हुई हुई है बेसिकली, बिल्कुल ऐसा ही है। इधर 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 आखिरी जरा बातें नहीं करो प्लीज प्लीज प्लीज। खत्म, अबे खत्म हो गया, 2 चीज ना बस, इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ अच्छा प्लीज इधर यार, वरना अगली क्लास में मुझे कंपोनेंट पिक करना ना, इसलिए तो देख लो 2 मिनट की बात है। आगे 1 मिनट। अबे भाई तेरे से पूछा नहीं है, रुक जा इधर प्लीज फोकस के साथ। बस दो कंपोनेंट। अच्छा जी अदर मैटर मैं वैसे ही डिस्कस कर लेता हूँ स्पीड में, क्योंकि देखो हमें अलग अलग पिक भी करना है, सही है। अब तक की चीजें तो ये नहीं, अदर मैटर वो बोल रहा है कि भाई कोई और मैटर जो आपको लगता है कि आपको किसको बताना चाहिए, शेयर होल्डर को। प्लीज सुनना, वो लॉ से रिलेटेड नहीं होगा, पहली चीज ओपिनियन से रिलेट नहीं करेगा, ईएम वगैरह नहीं होगा। वो बोल रहा है कोई ऐसा मैटर जो कि फाइनेंशियल्स में डिस्क्लोज नहीं है, जो कि फाइनेंशियल में डिस्क्लोज नहीं है, और आप समझते हैं कि किसको पता होना चाहिए, शेयर होल्डर को। इसकी एक एग्जांपल दे रहा हूं बस, तो ये किल हो जाएगा। वो ये कहता है कि अगर प्रीवियस ईयर का ऑडिटर कोई और था और इस साल के ऑडिटर आप हैं, तो फिर आपको ये बताना चाहिए कि पिछले साल के फाइनेंशियल्स पे मैंने रिपोर्ट नहीं दी है, मैंने सिर्फ किस साल के फाइनेंशियल्स पे दी है, इस साल के। तो ये तुम मुझे खुद लॉजिकली भी सोच के बताओ, फाइनेंशियल्स में तो कहीं नहीं लिखा होता, फाइनेंशियल्स में तो कहीं भी नहीं लिखा होता कि भाई इस साल का ऑडिटर कौन है। लॉजिकल सी बात है, फाइनेंशियल्स कौन बनाता है, मैनेजमेंट। क्या फाइनेंशियल में ये लिखा होता है कि कौन किसने ऑडिट किया है? नहीं। और मुझे एक बात बताओ, अगर ये क्लैरिटी देना चाहते हो, यानी प्लीज सुनो, ये बहुत बेसिक बात है, अगर ये क्लैरिटी देना चाहते हो कि पिछले साल का ऑडिट किसने किया था, तो कौन से पैरा में बता दो, अदर मैटर पैराग्राफ में। क्या ये बात समझ आई? ऑनलाइन में जल्दी बता दो जल्दी से। अच्छा जी अब इसके आगे 3-4 एग्जांपल्स इसकी और हैं, सही है जी। वो अदर मैटर जब पिक करूंगा तब सिखाऊंगा। अच्छा एम्फेसिस और इसमें क्या फर्क है, जल्दी बता दो, गोली गोली। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एम्फेसिस और मैटर डिस्क्लोज होता है, अदर मैटर में डिस्क्लोज, तभी इसका नाम क्या है, अदर मैटर पैराग्राफ। जल्दी से इसको देख लो, 1 मिनट, एक नजर। अच्छा भाई, ऑडिटर कंसीडर इट नेसेसरी टू कम्युनिकेट अ मैटर व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा जी आगे, बट इज रेलेवेंट टू द यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडिट। हम मैंने पहले वाली एग्जांपल दी कि रेलेवेंट है किसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ऑडिट की अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इस साल का ऑडिट तो मैंने किया है, पिछले साल का ऑडिट मैंने, और ये एक ऐसा मसला है जो फाइनेंशियल्स में डिस्क्लोज नहीं हुआ हुआ। अच्छा डिस्क्लोज हुआ हुआ होता है और फिर भी एम्फसाइज करना तो कौन सा, अच्छा डिस्क्लोज हुआ हुआ होता है, ऐसा मसला होता है कि गोइंग कंसर्न। बात समझ आई? चलिए जी आगे, प्रोवाइडेड दैट, ऐसी कम्युनिकेशन लॉ ने मना नहीं की हो। अगर तुम अपनी तरफ से कोई अदर मैटर डालना चाहते हो और लॉ तुम्हें उससे रोकता है, तुम वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, लॉ मना करता तो यू कैन डू नथिंग। ऐसा ही है। आगे 706 में जी, 706 में देखो ये इसका पूरा टॉपिक अलग है ना, मैं सिर्फ अभी खाली बता रहा हूँ कि फर्क क्या है सब में, सही है जी। कसम से डिटेल में पढ़ेंगे आगे, इसकी भी एग्जांपल होगी उसमें, सही है जी। आगे मैटर इज नॉट अ, अच्छा की ऑडिट मैटर कितनी जगह आया, 2, एक 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 एम्फेसिस ऑफ मैटर में आया था। ईओएम में अगर कैम होगा तो ईओएम नहीं जाएगा, अगर अच्छा यानी मैं सिंपल बात कहूं, कैम होगा तो ना अदर मैटर में आएगा ना ईओएम में आएगा, कहां आएगा, कैम में आएगा। बात समझ आई? चलिए जी भाई, ये तो हो गया अदर मैटर। एक और अभी अभी, अबे सबसे अहम बात है दादा, सबसे अहम बात है इधर, सब बताइए। इसी के तो पैसे हैं, क्या करेंगे, सिग्नेचर। मुझे एक बात बताएं, फर्म का नाम है अर्न्स्ट एंड यंग, केपीएमजी, जीडी सुने, हाँ एएन है। चलिए जी आगे सुने। अब मुझे एक बात बताएं, आपको स्टैंडर्ड कहता है आप 2 तरीके से साइन कर सकते हैं, या तो ऑफिस के नाम से, फर्म के नाम से, या तो पार्टनर के नाम से। बात समझ आई? वापस से, कितने नाम से हो सकते हैं, 2, या तो फर्म का नाम या पार्टनर का नाम। पर एक चीज याद रखना, पार्टनर का नाम भी होगा, फर्म का नाम फिर भी आएगा नीचे। साइन की बात नहीं, देखो यहाँ पे साइन की बात हो रही है, पर किस फर्म ने साइन किया वो भी तो आएगा ना। तो एक बात याद रखना, जो सिग्नेचर होगी या तो फर्म के नाम से होगी, यानी मैं लिखूंगा ENY फोर्ट रोड्स, वो सबका साइन क्या होता है, सेम होता है। हर पार्टनर, 10 पार्टनर बैठे में सब एक ही साइन करेंगे, ENY फोर्ट रोड्स। अच्छा अगर पार्टनर अपने नाम से साइन करना चाहता है तो फिर भी नीचे लिखेगा ये रिपोर्ट कौन सी फर्म ने दी है, EY में,
बात समझ आई? आगे दादा प्लीज याद रखो, ये आखिरी चीज है ना, इसमें कुछ भी है ही नहीं डिस्कशन के लिए। सर ऑडिट को कोई और बंदा करता है, बस साइन कैसे कोई और कर सकता है? एंगेजमेंट टीम में पार्टनर ही तो सब देख रहा होगा सारी चीजें कि कौन कैसे चल रहा है। इधर अच्छा जी, इधर इधर प्लीज आखिरी में देखो, पूरी कहानी हो जाए, साइन हो जाए, पर फर्म के 10-15 पार्टनर्स 50 पार्टनर्स होते हैं। जो एंगेजमेंट पार्टनर होगा, जिसने इस ऑडिट को लीड किया होगा, नाम भी किसका आएगा? उसी का आएगा। मैं तुमसे ही तो पूछ रहा हूँ, साइन क्या वो बंदा अपने नाम से कर सकता है? यस। और दूसरा फर्म का नाम आ सकता है। पर एक चीज है, एक चीज आखिरी चीज सुनो, फिर ये कसम से खत्म, फिर इसके बाद कुछ भी नहीं बचा। 14 कंपोनेंट से सुनना। इधर आखिरी इधर, वो मैं तेरे को अलग से देता हूँ, रुक इधर। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, आखिरी चीज, वो आपको कहता है एंगेजमेंट पार्टनर का नाम जो लाजमी है वो सिर्फ लिस्टेड कंपनीज में। एंगेजमेंट पार्टनर का नाम जो लाजमी है वो किसमें है? लिस्टेड कंपनी में। एक और चीज सुन लो आज, आखिरी चीज, एंगेजमेंट पार्टनर का नाम जब नहीं आएगा जब उसकी लाइफ को थ्रेट होगा। जब उसकी लाइफ को क्या होगा? थ्रेट होगा। अगर फॉर एग्जांपल उसने किसी ऐसी कंपनी का ऑडिट किया है जिसको रेगुलेटर ने अपॉइंट किया है, फ्रॉड वगैरह हुआ था, तो मुझे एक बात बताओ, ऐसे तो पार्टनर बोलेगा दादा चलो मैं तुम्हारे लिए ऑडिट कर रहा हूँ, नाम भी लिख के दे रहा, मैंने ही किया था। वो जैसे ही जाते थे शीशा नीचे करके गोली मार दी, चलो भाई क्या ऑडिट किया था, बंदा ऊपर निकल गया। मुझे एक बात बताओ प्लीज आगे। तो सर मुझे एक बात बताएं प्लीज, सुने, यानी वो ये कहता है देखें प्राइवेट कंपनीज में इतना रिस्क नहीं होता, रिस्क इन द सेंस कि भाई इतनी आवाम नहीं होती ना। सुने, तो मुझे आप एक बात बताएं, एंगेजमेंट पार्टनर का नाम सिर्फ कौन सी कंपनी के केस में आएगा? लिस्टेड कंपनी। अच्छा मैं जल्दी से आखिरी बार पूछा हूं, तुमने डिफरेंस सीखा है लिस्टेड कंपनी में और प्राइवेट कंपनी में अब तक कितने फर्क? एक की ऑडिट मैटर और एंगेजमेंट पार्टनर का नाम। बात समझ आई? चलें जी, अभी फिलहाल तो तुम्हारी बात का जवाब देता हूं, यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में मैं एक एक कंपोनेंट को उठाऊंगा और हम शुरू करेंगे। प्लीज एक बार इसको देख के आना, सही है जी? और तुम पे ड्यू हो गया है, इसके जो नोट्स हैं, मेरा समरी अलग है, इसके नोट्स अलग है, प्लीज इसको रीड करके आना। मैं वर्बल टेस्ट लूंगा और यहाँ पे भी टेस्ट लेंगे, सही है जी? मिलते हैं अगली क्लास में। भाई ये डेट अगली क्लास में कर लेंगे, सही है? डेट अगली क्लास में कर लेंगे, अभी बस डेट अगली क्लास में करेंगे, सही है जी? सही है बच्चों, डेट अगली क्लास में। अभी FAR 2 फौरन शुरू हो रही है, फौरन।